मेरी माँ, जिसने मुझे कई साल पहले छोड़ दिया था, अचानक एक दिन मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों की कमी पूरी करने के लिए वह मुझे कुछ जेब खर्च भेजना चाहती हैं। पहले तो मुझे उनकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मन में आधा भरोसा था, आधा शक। फिर मैंने अपना फोन निकाला और खाते में आए पैसों की रकम देखने लगा। 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य। मैं लगातार गिनता ही चला गया। जब गिनती पूरी हुई तो मेरी आंखें अविश्वास से फैल गईं। पूरे 1 अरब युआन। इतनी बड़ी रकम देखकर मेरा दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। मैं अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि तभी सामने वाली कतार में बैठी शूलिंग लिंग अचानक मेरी तरफ दौड़ती हुई आई और पूरी क्लास के सामने ऊंची आवाज में बोली, जियाओ यांग, क्लास का फंड तुमने चुराया है। उसका आरोप सुनते ही मेरे भीतर दबा हुआ गुस्सा एक पल में फूट पड़ा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तेज आवाज में कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दोगी? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ तुम मुझे झूठे आरोपों में फंसा दोगी? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ तुम जब चाहो मेरी बेइज्जती करोगी? मैं जियाओ यांग भले ही गरीब हूँ, लेकिन मेरा जमीर अभी भी जिंदा है। मैं भूखा रहना पसंद करूंगा, ठंड में कांपना भी सह लूंगा, लेकिन इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर पूरी क्लास जैसे स्तब्ध रह गई। सबकी नजरों में मैं हमेशा शांत, सीधा और ईमानदार लड़का था। किसी ने मुझे पहले कभी इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। कुछ पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कई छात्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। थोड़ी देर बाद कुछ सहपाठी मेरे पक्ष में बोलने लगे। एक लड़के ने कहा, हाँ, लेकिन जियाओ यांग ने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, वो चोरी करेगा ऐसा नहीं लगता। दूसरे ने कहा, शूलिंग लिंग, एक बार फिर ठीक से देख लो, शायद तुमने कहीं और रख दिया हो। जब लोगों ने मेरी तरफदारी शुरू की तो शूलिंग लिंग का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत विरोध करते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकती। पैसे गायब हैं तो फिर और कौन ले सकता है? उसी समय उसका बॉयफ्रेंड जियांग योंग क्लास में आया। जैसे ही उसे पूरी बात पता चली, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि क्लास का पैसा मैंने ही चुराया है। अब शूलिंग लिंग को जैसे अपना सबसे बड़ा सहारा मिल गया। जियांग योंग ने मेरी तरफ देखा, फिर जैसे उसे दोपहर की कोई बात याद आ गई। होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान लाते हुए उसने कहा, तो सच में तुम ही थे? पहले मुझे लगा था कि शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। बाकी छात्र उसकी बात नहीं समझ पाए और तुरंत पूछ बैठे, क्या देखा था तुमने? जियांग योंग बोला, आज दोपहर मैंने हमारे स्कूल के सबसे गरीब लड़के जियाओ यांग को नए खुले उस महंगे रेस्टोरेंट में जाते देखा था। वहाँ खाना कोई सस्ता नहीं मिलता। दोपहर के समय वह संयोग से उसी रेस्टोरेंट के पास से गुजरा था और उसने मुझे अंदर जाते देख लिया था। तब उसे समझ नहीं आया था कि मैं जैसी हालत वाला लड़का वहाँ खाना कैसे खा सकता है, लेकिन अब उसे लगने लगा कि पूरी बात साफ हो चुकी है। वह आत्मविश्वास से मेरी ओर देखते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना, अब बताओ, इससे कैसे इनकार करोगे? अगर वो पैसे तुम्हारे नहीं थे तो इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से आए? उसकी बात सुनते ही क्लास के बहुत से छात्रों को यकीन हो गया कि मैंने ही क्लास फंड चुराया है। एक छात्र बोला, जियाओ यांग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे ने कहा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो हमसे कह देते, चोरी करना कोई हल नहीं है। तीसरे ने समझाते हुए कहा, अभी भी समय है, पैसे वापस कर दो, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मैंने सबकी तरफ देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, मैं आज दोपहर उस रेस्टोरेंट में गया था, लेकिन मैंने अपने पैसों से खाना खाया था, उसका क्लास फंड से कोई संबंध नहीं है। शूलिंग लिंग तुरंत बोली, अगर अपने पैसे थे तो बताओ, वो पैसे आए कहाँ से? तुमने क्लास का पैसा चुराया है। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरे पैसे कहाँ से आए? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? शूलिंग लिंग, तुम जरूरत से ज्यादा दखल दे रही हो। इतना कहकर मैं वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद दोपहर की पहली क्लास शुरू हुई और अध्यापिका लियानी कमरे में आई। वह अभी पढ़ाना शुरू भी नहीं कर पाई थी कि शूलिंग लिंग अचानक खड़ी हो गई। मैडम, मुझे कुछ कहना है। लियानी ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है? शूलिंग लिंग ने तुरंत कहा, मैडम, क्लास का फंड गायब हो गया है और जियाओ यांग ने उसे चुरा लिया है। लियानी एकदम चौंक गईं। क्या? शूलिंग लिंग ने फिर पूरी कहानी दोहरा दी। उसने जियांग योंग द्वारा देखी गई बात भी बताई और ताना मारते हुए कहा, वो इतना गरीब है, आखिर उसके पास इतने पैसे आए कहां से कि इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा सके? मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं जानता हूं आप सब क्या सोच रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि मेरे जैसे गरीब लड़के के लिए वहां खाना खाना नामुमकिन है। लियानी भी जानती थी कि जिस रेस्टोरेंट की बात हो रही है वह स्कूल के आसपास की सबसे महंगी जगहों में से एक था। एक पल के लिए उनके मन में भी सवाल उठा कि आखिर मैं वहां खाना कैसे खा पाया? क्या मैंने अपनी बची हुई सारी जेब खर्च वहीं खर्च कर दी? लेकिन वह मेरे स्वभाव को भी अच्छी तरह जानती थी। मैंने तुरंत कहा, मैंने अपने ही पैसों से खाना खाया था, मैंने क्लास का कोई पैसा नहीं चुराया। क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे साबित हो कि पैसे मैंने लिए हैं? लियानी जानती थी कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन वह यह भी जानती थी कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो चोरी करे। फिर भी शूलिंग लिंग पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, अभी भी मानने को तैयार नहीं हो तो क्या तुम अपनी तलाशी देने की हिम्मत रखते हो?
मैंने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें किसने अधिकार दिया है कि मेरी तलाशी लो? वह व्यंग्य से मुस्कुराई। इतना घबरा क्यों रहे हो जाओयांग? अगर तुमने चोरी नहीं की है तो डर किस बात का? मुझे तुम्हारी तलाशी लेने दो। इससे तुम्हारी बेगुनाही भी साबित हो जाएगी और मैडम को भी सच पता चल जाएगा। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना उसने मेरे कपड़ों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। काफी देर तक तलाशने के बाद भी उसे मेरे पास से एक भी पैसा नहीं मिला। ये देखकर लियानी ने राहत की एक लंबी सांस ली। लेकिन तभी शूलिंगलिंग अचानक बोली, जाहिर है इसके पास पैसे नहीं मिलेंगे, इसने कहीं और छिपा दिए होंगे। इतना कहते ही उसने मेरा स्कूल बैग छीन लिया और उसमें रखा सारा सामान जमीन पर उलट दिया। जैसे ही किताबें और बाकी सामान बाहर गिरा, उनमें से लाल नोटों की एक मोटी गड्डी भी फर्श पर दिखाई दी। शूलिंगलिंग ने फौरन वह गड्डी उठा ली और सबको दिखाने के लिए सिर के ऊपर लहराने लगी, मानो उसे डर हो कि कहीं कोई देख न पाए। मैं कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। फिर अचानक मुझे पिछली रात की बात याद आई। रात के खाने के बाद मैं बैंक गया था और अपने इस्तेमाल के लिए कुछ नकद पैसे निकाल लाया था। मेरे पास बटुआ नहीं था, इसलिए मैंने वे नोट एक किताब के बीच रखकर सीधे अपने बैग में डाल दिए थे। मैं ये बात पूरी तरह भूल चुका था। उसके हाथ में पैसे देखकर मैंने तुरंत कहा, ये मेरे पैसे हैं। शूलिंगलिंग ने मुझे घृणा भरी नजरों से देखा और ताना मारते हुए बोली, तुम्हारे पैसे? बताओ, तुम्हारे जैसे इंसान के पास इतने पैसे आए कहाँ से? पूरी क्लास जानती है कि तुम्हारी हालत कैसी है। अब जब रंगे हाथों पकड़े गए हो तो और क्या सफाई दोगे? पास खड़ी लियानी भी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। वह हमेशा जानती थीं कि मेरे पास कितने पैसे होते हैं, क्योंकि मेरी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मिलने वाला खर्च वही मुझे देती थीं। लेकिन पिछले 2 दिनों में मैंने टैक्सी और महंगे रेस्टोरेंट पर काफी पैसे खर्च किए थे, इसलिए उनके लिए यह समझ पाना बिल्कुल असंभव था कि आखिर मेरे पास इतनी बड़ी नकद रकम आई कहां से। मेरे पास अभी भी इतने पैसे बचे होने चाहिए थे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे बैग में इतनी बड़ी रकम होगी। ये देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसकी आंखों में ठंडापन उतर आया। वह मेरी तरफ घूरते हुए बोली, अब और क्या सफाई देनी है? मैंने दांत भींचते हुए जवाब दिया, क्या आप सच में नहीं जानती कि मैं कैसा इंसान हूँ? लियानी मेरी क्लास टीचर थीं, लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं, वह कानूनी तौर पर मेरी पत्नी भी थीं। कई साल पहले मेरे माता पिता ने ली परिवार की बहुत बड़ी मदद की थी। उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए ली परिवार ने अपनी बेटी की शादी जियाओ परिवार में तय कर दी थी। जैसे ही मैं बालिग हुआ, लियानी को मजबूर होकर मेरे साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। मेरे माता पिता के लापता होने के बाद से मैं हमेशा उन्हीं के साथ रह रहा था, लेकिन लियानी ने कभी भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं किया। वह कुछ कहती, उससे पहले ही कुछ सहपाठी भड़क उठे। एक छात्र बोला, जाओयांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीचर ली को नाम लेकर बुलाने की? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दूसरा बोला, तुम अपने आप को समझते क्या हो? टीचर ली भला कैसे जान सकती हैं कि तुम अंदर से कैसे इंसान हो? चेहरे देखकर किसी के दिल का पता नहीं चलता। एक और छात्र बोला, अब भी बहस कर रहे हो? टीचर को कैसे पता होगा कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है? शूलिंगलिंग ने सिर हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुमसे सचमुच बहुत निराशा हुई है। मैंने तुरंत कहा, मैंने पैसे नहीं चुराए। अचानक लियानी ने जोर से अपना हाथ पोडियम पर मारा और गुस्से में चिल्लाई, इतना सब होने के बाद भी तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो? बाहर निकल जाओ। मेरे पास तुम्हारे जैसा छात्र नहीं हो सकता। अब मेरे पास अपनी बात साबित करने का कोई तरीका नहीं था। मैं चुपचाप क्लासरूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया और पूरी क्लास खत्म होने तक वहीं अकेला खड़ा रहा। जैसे ही पीरियड खत्म हुआ, शूलिंगलिंग तिरस्कार भरे चेहरे के साथ दरवाजे तक आई। वह व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ लोग सच में एहसान फरामोश होते हैं, उन्हें मौका भी दिया जाता है, फिर भी अपनी गलती मानते ही नहीं। पास खड़े कुछ छात्र आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। अब तो मामला बहुत बिगड़ गया है, देखते हैं अब ये क्या करेगा। मैंने शूलिंगलिंग की तरफ देखकर दृढ़ स्वर में कहा, मैंने पैसे नहीं चुराए। वह आंखें घुमाते हुए हंस पड़ी। चोरी किसने की है ये तो सबको पता है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरा मजाक उड़ाओ, मुझे नीचा दिखाओ, लेकिन मेरे चरित्र पर कीचड़ मत उछालो। मेरी बात सुनकर शूलिंगलिंग जोर जोर से हंसने लगी। तुम और चरित्र? वह हंसी रोकते हुए बोली, ये तो आज का सबसे बड़ा मजाक है। इतना कहकर वह गर्व से सिर ऊंचा करके वहां से चली गई। मैंने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। अगर वह लड़की न होती तो शायद मैं उसी समय उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता। तभी पीछे से लियानी की आवाज आई, मेरे ऑफिस में आओ। शूलिंगलिंग के जाने के बाद मैं लियानी के पीछे पीछे उनके ऑफिस में चला गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, उन्होंने अपनी लेसन प्लान की फाइल पूरी ताकत से मेज पर दे मारी। धड़ाम। वह गुस्से से मुझे घूरते हुए बोली, जाओयांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिरा हुआ काम करोगे। तुम्हें पता भी है चोरी का मतलब क्या होता है? मैंने तुरंत जवाब दिया, क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ? जी लियानी ने तीखी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, तो फिर बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे ये पैसे मिले थे। मेरे इतना कहते ही उनका चेहरा और भी सख्त हो गया। अब ये कहोगे कि पैसे भी मिले थे? वह ताना मारते हुए बोली, कल तुम्हें खाना मिल गया था
और आज पैसे भी मिल गए। उन्होंने फिर से मेज पर जोर से हाथ पटका। ज़ियाओ यांग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। बाकी लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, अब तो आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? इतना सब होने के बाद भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है? मैं कैसे किसी ऐसे इंसान के साथ शादी का रिश्ता निभा सकती हूँ? जितना वह बोल रही थी उतना ही उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। साफ महसूस हो रहा था कि जिस आदमी को वह चोर समझ रही थी उसके साथ शादीशुदा होने का विचार भी उन्हें घिन दिला रहा था। उनकी ये बातें सुनकर मेरा सब्र पूरी तरह टूट गया। मैं भी ऊंची आवाज में बोला, सिर्फ आपको ही गुस्सा नहीं आया है, मैं भी बेहद गुस्से में हूँ। इतना कहकर मैं दरवाजे की तरफ मुड़ गया। पीछे से उनकी तेज आवाज गूंजी, वहीं रुक जाओ। मैं रुक गया लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठंडी आवाज में मैंने कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लियानी, मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, मैं जियाओ यांग गरीब रहकर मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करूंगा। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे ऑफिस से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर आया, अंदर से अभी भी ली आने की गुस्से भरी आवाज सुनाई दे रही थी। अगर जाना है तो चले जाओ, ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। मैं भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। इतने साल साथ रहने के बाद भी उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अगर ऐसा ही था तो अब उस घर में वापस जाने का कोई मतलब नहीं रह गया था। वैसे भी अब मेरे पास पैसे थे। शहर में एक नया घर खरीदना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं वहाँ से अलग होकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकता था और हमेशा के लिए ली आनी की निगरानी से बाहर निकल सकता था। ये सोचते ही मेरे मन का बोझ जैसे हल्का हो गया। मैंने उसी पल फैसला कर लिया, आज ही मैं वह घर छोड़ दूंगा। स्कूल से निकलने के बाद मैंने एक टैक्सी रोकी और सीधे शहर की सबसे आलीशान रिहायशी कॉलोनी के सेल्स ऑफिस की ओर निकल पड़ा। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, वहां बैठे कई सेल्स एग्जीक्यूटिव आदतन अपनी सीटों से खड़े हो गए, लेकिन जब उन्होंने मुझे ध्यान से देखा तो एक एक करके फिर वापस बैठ गए। वे सभी अनुभवी लोग थे। उन्हें पहली नजर में ही समझ आ जाता था कि कौन सच में घर खरीदने आया है और कौन सिर्फ देखने। मेरी कम उम्र और साधारण पुराने कपड़े देखकर उन्होंने तुरंत तय कर लिया कि मैं सिर्फ देखने आया हूँ। जब मैंने देखा कि कोई भी मेरी तरफ आने की जहमत नहीं उठा रहा तो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। ऐसा व्यवहार मैं पहले भी न जाने कितनी बार झेल चुका था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सहजता से पूछा, इस प्रोजेक्ट में घर की कीमत कितनी है? एक अनुभवी सेल्समैन ने मेरी तरफ चिढ़े हुए अंदाज में देखा और आवाज लगाई, जिया जांग, जाओ, इन्हें संभालो और जल्दी से विदा कर देना। मॉडल फ्लैट दिखाते समय ध्यान रखना कहीं ये कुछ तोड़ फोड़ न दें। उसकी बात सुनकर नई इंटर्न लड़की तुरंत मेरी तरफ आ गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। स्पष्ट था कि उसे भी नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ घर खरीद सकता हूँ, लेकिन उसके वरिष्ठों ने उसे मेरी जिम्मेदारी दी थी, इसलिए वह विनम्रता से मुस्कुराई और बोली, सर, इस अपार्टमेंट का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है। वह धैर्य के साथ मुझे पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी दे रही थी कि तभी वही अनुभवी सेल्समैन अचानक उत्साह से चमक उठा। उसके चेहरे पर तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान फैल गई और वह लगभग दौड़ते हुए मुख्य दरवाजे की ओर गया। मैंने उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखा। एक बेहद स्टाइलिश युवा अंदर आ रहा था। उसके बाल करीने से पीछे की ओर सेट थे, कपड़े बेहद महंगे और व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे देखते ही मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं पहले देखा है। चेहरा बेहद परिचित लग रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है। उधर सेल्समैन तेजी से उसके पास पहुंचा और झुकते हुए उत्साह से बोला, यंग मास्टर जो, आप आ गए। आज किस फ्लैट को बुक करने का इरादा है? हमारे सभी अपार्टमेंट पहले से ही शानदार और हाई एंड इंटीरियर के साथ पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ के सभी फ्लैट शानदार इंटीरियर, आलीशान सजावट और लग्जरी फर्नीचर के साथ पूरी तरह तैयार हैं। आपकी हैसियत के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। उसके चेहरे पर इतनी बनावटी मुस्कान थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह खुद जो च्यांग को गोद में उठाकर अंदर ले जाना चाहता हो। जो च्यांग ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे सबसे बेहतरीन वाला फ्लैट दिखाओ। सेल्समैन तुरंत उत्साह से बोला, बिल्कुल यंग मास्टर जो, सबसे अच्छा फ्लैट ही दिखाएंगे। उसकी आवाज इतनी ऊंची और जोश से भरी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहता हो कि पूरे सेल्स ऑफिस में मौजूद हर व्यक्ति उसकी बात सुन ले। उसकी आवाज सुनकर और उस युवक को ध्यान से देखकर मुझे अचानक याद आ गया कि वह कौन था। अरे, यह तो वही जो च्यांग था, गोल्डन एंड सिल्वर रेस्टोरेंट वाला यंग मास्टर जो, जिसने मेरा प्राइवेट रूम छीनने की कोशिश की थी। क्या अजीब संयोग था। जो च्यांग की बात सुनते ही सेल्समैन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। यंग मास्टर जो, आपने बिल्कुल सही जगह चुनी है। वह तुरंत बड़े आदर के साथ उन्हें लॉबी के अंदर ले गया। पहले उन्हें पानी पिलाया, फिर कुछ देर हंसते बोलते उनकी खातिरदारी की। थोड़ी ही देर में उसका उत्साह पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। स्पष्ट था कि अब तक वह जो च्यांग की पहचान और उनकी आर्थिक हैसियत पूरी तरह समझ चुका था। उधर जो च्यांग को अब भी पिछले दिन गोल्डन एंड सिल्वर रेस्टोरेंट की घटना
याद थी। उस दिन मैनेजर के व्यवहार ने उसे बुरी तरह अपमानित महसूस कराया था। एक अमीर घराने का बेटा होने के बावजूद उसके साथ एक साधारण गरीब लड़के से भी बदतर व्यवहार किया गया था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग थी। यह अनुभवी सेल्समैन उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रख रहा था। इस शानदार व्यवहार ने उसके घायल अहंकार को काफी हद तक सुकून पहुंचा दिया। उसने फिर कहा, मुझे सबसे अच्छा फ्लैट दिखाओ। यह सुनकर सेल्समैन मन ही मन खुशी से झूम उठा। उसे लगने लगा कि लाखों की डील पर मिलने वाला भारी कमीशन अब लगभग उसकी जेब में आ चुका है। वह मुस्कुराते हुए बोला, जरूर यंग मास्टर जो, कृपया मेरे साथ आइए। जिस फ्लैट में आपकी रुचि है वह हर सुविधा से लैस है। अगर आज ही भुगतान कर दें तो आज ही उसमें शिफ्ट भी हो सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने बगल से कहा, मुझे भी यही चाहिए, बाद में मुझे भी वही फ्लैट दिखा देना। मेरी बात सुनते ही सेल्समैन ने तिरस्कार भरी नजर से मुझे देखा और व्यंग्य करते हुए बोला, पहले ये सोच लो कि उसे खरीद भी पाओगे या नहीं। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मैं तो उससे पहले आया था, फिर उसे पहले क्यों दिखाया जा रहा है और मुझे क्यों नहीं? वह हंसते हुए बोला, क्या तुम अपनी तुलना यंग मास्टर जो से कर रहे हो? वो हमारे वीआईपी ग्राहक हैं। जैसे ही ये शब्द निकले जो चियांग की नजर मेरी तरफ गई। मुझे देखते ही वह हल्का सा चौंक गया। वह सीधा खड़ा हो गया और हैरानी से मुझे घूरते हुए बोला, क्या तुम इसे जानते हो? मैंने अनुभवी सेल्समैन की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ तुम्हारा वाईफाई इस्तेमाल करने नहीं आया हूँ और न ही यूं ही घूमने आया हूँ। फिर मैंने इंटर्न लड़की की तरफ देखा। जियाजांग, क्या तुमने अभी तक मुझे पूरी जानकारी नहीं दी? वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही अनुभवी सेल्समैन ने अधीर होकर हाथ हिलाया और कहा, इसे जल्दी से बाहर भेजो। यंग मास्टर जो ने अभी तक फ्लैट भी नहीं देखा है। मैंने नाराज होकर पूछा, तुम लोगों ने आखिर यहाँ नियम क्या बना रखा है? क्या लोगों को घर देखने भी नहीं दोगे? क्या ये कोई एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट है? मेरी बात सुनकर जो चियांग मुस्कुराया और व्यंग्य से बोला, हर कोई मैनेजर ली जितना अंधा नहीं होता। फिर उसने सेल्समैन की तरफ मुड़कर कहा, इसे भी साथ ले चलो, देख लेने दो, शायद अपनी बेकार की ऊंची उड़ानें खुद ही छोड़ देगा। वैसे भी इसे दिखावा करने की आदत है। इतना कहकर वह पूरे आत्मविश्वास के साथ इमारत के अंदर की ओर बढ़ गया। जब जो चियांग खुद ऐसा कह चुका था तो सेल्समैन के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। उसने झुंझलाकर मेरी तरफ देखा और बोला, ठीक है, पीछे पीछे आ जाओ, आज तो बड़ा ही झंझट वाला दिन है। मैंने बिना कुछ कहे इंटर्न के पीछे चलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हम मॉडल फ्लैट तक पहुंच गए। अनुभवी सेल्समैन गर्व से बोला, यंग मास्टर जो, यही हमारा सबसे शानदार फ्लैट है, पूरे प्रोजेक्ट का किंग यूनिट। इसका क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है और इसमें रखा हर फर्नीचर प्रीमियम क्वालिटी का है। उसने चाबी घुमाकर दरवाजा खोला और हमें अंदर आने का इशारा किया। अंदर कदम रखते ही मुझे मानना पड़ा कि फ्लैट वाकई शानदार था। जगह बहुत खुली हुई थी, हवा और रोशनी भरपूर थी और हर कोना बेहद आलीशान तरीके से सजाया गया था। जो चियांग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अकेला यहाँ रहूं तो सच में मेरी शान ही अलग होगी। सेल्समैन मुस्कुराते हुए बोला, क्या ख्याल है यंग मास्टर जो? फिर तुरंत जोड़ते हुए बोला, इसकी शानदार क्वालिटी देखकर कीमत ज्यादा मत समझिए। आप जैसे ग्राहक के लिए तो यह बहुत ही उचित है, सिर्फ 75 लाख युआन। अगर आप चाहें तो मैं खास छूट भी दिलवा सकता हूँ। कुल मिलाकर 72 लाख युआन में सौदा हो जाएगा। इतना बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा? कीमत सुनते ही जो चियांग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें हल्की सी फैल गईं। 72 लाख युआन! हालांकि वह एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसे हर महीने केवल 2 लाख युआन जेब खर्च मिलता था। कुछ समय पहले ही उसने एक नई स्पोर्ट्स कार भी खरीदी थी। ऐसे में उसके लिए यूं ही 72 लाख युआन निकालकर घर खरीद लेना बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन वह यह बात सबके सामने मान भी नहीं सकता था। सबके सामने अपनी इज्जत खोना उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। उधर सेल्समैन अब भी मुस्कुराते हुए बोला, आप जैसे बड़े ग्राहक के लिए इतनी रकम तो कोई मायने ही नहीं रखती। सबसे जरूरी बात तो आरामदायक जिंदगी है ना? जो चियांग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये फ्लैट। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। इसके बजाय वह पूरे फ्लैट में इधर उधर घूमने लगा, मानो कोई कमी ढूंढ रहा हो ताकि खरीदने से बच सके। कुछ देर बाद उसने कमरे के चारों ओर देखते हुए कहा, असल में मुझे इसकी लोकेशन ज्यादा पसंद नहीं आई। ये CVUGJO शहर के बीचों बीच है। यहाँ रोज बहुत ट्रैफिक रहता होगा और मुझे तो कहीं पार्किंग भी दिखाई नहीं दे रही। सेल्समैन तुरंत मुस्कुराकर बोला, आपको पार्किंग की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ निजी गैरेज की सुविधा भी उपलब्ध है। फिर वह पूरे उत्साह के साथ आगे बोला, दरअसल अगर फ्लैट और निजी गैरेज दोनों को साथ जोड़ दें तो कुल मिलाकर सिर्फ 80 लाख युआन। जैसे ही यह कीमत सुनाई दी, जो चियांग लगभग चिल्ला पड़ा, क्या कहा?
80 लाख, वह 70 लाख युआन तक का इंतजाम भी नहीं कर सकता था। फिर 80 लाख कहां से लाता? लेकिन अपनी सच्चाई स्वीकार करने की बजाय उसने तुरंत बहाने बनाने शुरू कर दिए। वह बोला, इस घर की लाइटिंग भी कुछ खास नहीं है और मुझे यह सोफा बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे चमड़े का फर्नीचर पसंद ही नहीं। ऊपर से यह मार्बल का फर्श भी बहुत सख्त है। अगर गलती से गिर गया और मेरी टांग टूट गई तो? अब तक अनुभवी सेल्समैन पूरी बात समझ चुका था। उसने जो चियांग को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, यंग मास्टर जो, अगर आपको इसमें भी कोई कमी नजर आ रही है तो शायद पूरे लिनजांग शहर में आपको कोई भी घर पसंद नहीं आएगा। फिर उसने अर्थपूर्ण लहजे में कहा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इसकी कीमत ज्यादा लग रही हो? सीमित बजट वाले बहुत से ग्राहक भी अक्सर ऐसे ही बहाने बनाते हैं। अपनी असलियत सामने आते ही जो चियांग तिलमिला उठा। वह गुस्से से बोला, महंगा मेरे लिए? क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं जो चियांग हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सी रकम की परवाह करता हूँ? सेल्समैन तुरंत मुस्कुराकर बोला, यंग मास्टर जो, आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। मेरा वह मतलब बिल्कुल नहीं था। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, ऐसा करते हैं, मैं आपको कुछ दूसरे प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। उनकी कीमत सिर्फ 10 से 20 लाख युआन के बीच है। शायद वे आपकी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा उपयुक्त रहें। स्पष्ट था कि उसने इस आलीशान बंगले का सौदा छोड़ दिया था और अब किसी दूसरे फ्लैट की डील बचाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर जो चियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? उधर मैं पूरे घर का निरीक्षण कर चुका था और इंटर्न लड़की के साथ अंदर तक घूम आया था। सब कुछ ध्यान से देखने के बाद मैंने संतोष से सिर हिलाया। घर सच में बहुत अच्छा है। अनुभवी सेल्समैन ने आंखें घुमाई और तिरस्कार से बोला, क्या बेकार की बातें कर रहे हो? फिर उसने अधीर होकर हाथ हिलाया। देख लिया ना, अब जल्दी से निकलो यहाँ से। जब खरीद ही नहीं सकते तो यहाँ आने का क्या मतलब? मैं कुछ कहता उससे पहले ही जो चियांग मेरी तरफ देखकर हंसा। तुम्हें तो यह घर पसंद भी आ गया। तुम जानते भी हो ये जगह कैसी है। मुझे तो लगता है इस बाथरूम का टॉयलेट भी तुम खरीद नहीं सकते। फिर वह जोर से हंसा और बोला, अगर मुझे भी यह घर खरीदने में दिक्कत हो रही है तो तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। मैंने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और इंटर्न लड़की की तरफ मुड़कर पूछा, तुम लोगों की कमाई कमीशन पर होती है ना? वह थोड़ी हैरान हुई लेकिन सिर हिलाकर बोली, जी हाँ। मैंने सामने वाले घर की ओर इशारा करते हुए शांत स्वर में कहा, तो फिर यह घर मैं लेता हूँ। मैं एक पल रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, और इसके साथ वाला गैरेज भी। इतना कहकर मैंने अपनी बैंक कार्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। ये देखकर अनुभवी सेल्समैन बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। आखिर अभी तक जो चियांग मुझे एक गरीब और निकम्मा लड़का कहता आ रहा था, लेकिन अब मेरे हाथ में बैंक कार्ड देखकर उसकी जुबान ही बंद हो गई। दूसरी ओर इंटर्न लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे यहाँ काम करते हुए अब भी कुछ ही दिन हुए थे और इतने कम समय में उसे इतनी बड़ी डील मिल गई थी। उत्साह से उसका चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत मेरा बैंक कार्ड लिया और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा, क्या सोच रही हो? चलो भुगतान करवा दो। वह बार बार सिर हिलाती हुई मेरे साथ जल्दी जल्दी बाहर चली गई। हमारे पीछे खड़ा जो चांग तिरस्कार से हंसते हुए बोला, तुम लोग सच में इसे कोई बड़ा आदमी समझ रहे हो? अगर इसने सच में यह घर खरीद लिया तो मैं मान लूंगा कि मेरी सोच गलत थी। कुछ देर बाद मैं इंटर्न लड़की के साथ वापस लौटा। जो चियांग और अनुभवी सेल्समैन अभी भी वहीं खड़े थे। मैंने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, तुम लोग अभी तक यहीं हो? अब यह घर मेरा है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जो चियांग अविश्वास से चिल्लाया, नामुमकिन, इस घर की कीमत 70 लाख युआन से भी ज्यादा है। तुम इसे कैसे खरीद सकते हो? उसी समय इंटर्न लड़की आदर पूर्वक कुछ दस्तावेज मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, सर, यह आपके घर की खरीद का अनुबंध है, कृपया इसे संभाल कर रखिए। मैंने उसके हाथ से अनुबंध और भुगतान की रसीदें ले लीं। जैसे ही जो चियांग की नजर उन कागजों पर पड़ी, वह पूरी तरह जड़ हो गया। वह बुदबुदाया, क्या इसने सच में खरीद लिया? 70 लाख युआन से भी ज्यादा की रकम। इतने पैसे तो खुद जो चियांग भी एक साथ नहीं निकाल सकता था। उसे यह भी अच्छी तरह पता था कि उसके पिता के लिए भी इतनी बड़ी नकद राशि तुरंत जुटाना आसान नहीं होगा। शर्म से उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो सबके सामने किसी ने उसके दोनों गालों पर जोरदार थप्पड़ मार दिए हों। अब उससे वहां एक पल भी खड़ा नहीं रहा गया। वह बिना कुछ बोले मुड़ा और तेज कदमों से वहां से चला गया। उधर अनुभवी सेल्समैन की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। वह मेरी तरफ देख रहा था और मन ही मन खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। उसके घमंड और लापरवाही की वजह से लगभग 1 लाख युआन का भारी कमीशन उसके हाथ से निकल चुका था। यह सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। वह पूरे घटनाक्रम पर विचार करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि जो चियांग वास्तव में कोई बहुत बड़ा रईस नहीं था। लिनजांग जैसे शहर में वह सिर्फ एक साधारण अमीर परिवार का लड़का था, जिसकी असली ताकत शहर के प्रभावशाली लोगों के सामने
कुछ भी नहीं थी। उसे अचानक जो च्यांग की वह बात भी याद आई जिसमें उसने कहा था कि गोल्डन एंड सिल्वर रेस्टोरेंट का मैनेजर ली बड़े लोगों की पहचान करना नहीं जानता। अब सोचने पर उसे खुद अपनी बात हास्यास्पद लगी। गोल्डन एंड सिल्वर रेस्टोरेंट शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक था। वहां का मैनेजर भला महत्वपूर्ण लोगों को पहचानने में कैसे गलती कर सकता था। ज्यादा संभावना तो यही थी कि जो चांग की हैसियत ही इतनी नहीं थी कि उसका सामना सचमुच के बड़े लोगों से हुआ हो। मैनेजर ली की तुलना में उसे अचानक महसूस हुआ कि अनुभव के मामले में वह खुद अभी बहुत छोटा था। सबके चले जाने के बाद मैं अपने नए घर के सोफे पर आकर बैठ गया। पूरा दिन जैसे शरीर और मन को निचोड़ चुका था। थकान की एक गहरी लहर मेरे ऊपर छा गई, लेकिन उसी के साथ पूरे दिन में पहली बार मुझे थोड़ा सुकून भी महसूस हुआ। कुछ देर बाद मेरे फोन पर कॉल आया। मुझे बताया गया कि आज मेरे चाचा का जन्मदिन है और उनके सम्मान में गोल्डन एंड सिल्वर रेस्टोरेंट में दावत रखी गई है। मैंने तुरंत एक टैक्सी ली और वहां के लिए निकल पड़ा। जब मैं रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा तो देखा कि लियानी पहले से ही प्रवेश द्वार पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे टैक्सी से उतरते देखा, उनका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, फिर टैक्सी से आए हो? तुम सचमुच किसी उम्मीद के लायक नहीं हो। जाओ यांग, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं हमेशा तुम्हारी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकती। मैं तुम्हारी चोरी को हमेशा छिपाती नहीं रह सकती। तुम चाहे जितनी बार कहते रहो कि तुमने पैसे नहीं चुराए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जिंदगी में तुम कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मैंने उनकी तरफ शांत नजरों से देखा और धीमे स्वर में कहा, जरूरी नहीं कि आपकी बात सच ही हो। मेरा जवाब सुनते ही वह और भी नाराज हो गईं। उसी समय उनकी मौसी हमारे पास आ गईं। उन्होंने मुझे सिर से पांव तक तिरस्कार भरी नजर से देखा और कहा, ऐसे लड़के से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जरा इसका चरित्र तो देखो, इससे अब कोई उम्मीद नहीं बची। चलो अंदर चलते हैं। उन्होंने मुझे घूरते हुए आंखें घुमाई और लियानी का हाथ पकड़कर उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर ले गईं। मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही मैंने गोल्डन एंड सिल्वर रेस्टोरेंट में कदम रखा, मैनेजर ली तुरंत सम्मान के साथ मेरी ओर बढ़ी। वह विनम्रता से बोली, मिस्टर श्याओ, अगर आपने पहले बता दिया होता कि आप आने वाले हैं तो मैं पूरी तैयारी कर लेती। अगर हमारी ओर से कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। शायद उन्होंने बाहर की बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया था, लेकिन उस समय मेरा किसी को कुछ समझाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ परिवार की एक दावत में शामिल होने आया हूँ। मैनेजर ली ने सम्मान से सिर झुकाया। मैं समझ गई मिस्टर श्याओ। वह जानती थी कि मैं हमेशा अपनी पहचान छिपाकर सादगी से रहना पसंद करता हूँ। उनकी आंखों में मेरे लिए साफ सम्मान दिखाई दे रहा था। मैंने हल्के से सिर हिलाया और बैंक्वेट हॉल की ओर बढ़ गया। अंदर पहुंचकर देखा कि लियानी पहले से ही रिश्तेदारों के साथ बातें कर रही थीं। उनकी मौसी बीच बीच में मेरी तरफ देखती और हर बार कोई न कोई ऐसी बात कह देती जिससे मेरा मन और भी भारी हो जाता। फिर भी मैं अपने चाचा के पास गया और पूरे सम्मान के साथ कहा, जन्मदिन मुबारक हो चाचा जी। चाचा कुछ कहते उससे पहले ही मौसी ने मेरी बात बीच में काट दी। मेरे हाथ में पकड़े हुए उपहार को देखकर उन्होंने व्यंग्य से कहा, खाली हाथ आते तो भी शर्म आती, लेकिन यह तो बताओ इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? अगर हमारी वजह से तुम्हें यहाँ आने का मौका न मिलता तो अपनी पूरी जिंदगी में तुम इस जगह के अंदर कदम भी नहीं रख सकते थे। ये सुनकर चाचा जी का चेहरा असहज हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बस भी करो, श्याओ अब भी जवान है, उसका पूरा भविष्य उसके सामने पड़ा है। लेकिन मौसी और भी नाराज हो गईं। उन्होंने कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? मुझे तो बस लियानी पर तरस आता है कि उसे ऐसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही है। चाचा जी ने गहरी सांस ली और मेरे कंधे पर प्यार से हाथ रख दिया। मैं सिर्फ फीकी सी मुस्कान दे सका। ऐसी बातें सुनने की मुझे अब आदत पड़ चुकी थी। पहले भी न जाने कितनी बार मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया था। मैं एक तरफ जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। तभी एक सलीके से कपड़े पहने युवा वहां आया और चाचा जी से विनम्रता से बोला, अंकल ली, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी माँ बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई हैं, इसलिए वापस नहीं आ सकी। उन्होंने अपनी तरफ से माफी मांगने के लिए मुझे भेजा है। उसे देखते ही मौसी का पूरा व्यवहार बदल गया। उनके चेहरे पर तुरंत चौड़ी मुस्कान आ गई। वह बड़े प्यार से बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, आओ अंदर बैठो। पास बैठे किसी रिश्तेदार ने धीरे से कहा, ये चुंग परिवार के यंग मास्टर चुंग यू हैं। उम्र कम है लेकिन बहुत काबिल लड़का है। मैंने देखा कि मौसी तुरंत लियानी को एक तरफ ले गईं और उत्साह से बोली, आनी, ये चुंगयू बहुत होनहार लड़का है। तुमने कहा था ना कि तुम एजुकेशन कंपनी शुरू करना चाहती हो, ये बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा था। लियानी थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन मौसी ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने लगभग उनका हाथ पकड़कर उन्हें चुंग यू के सामने ला खड़ा किया। परिचय होने के बाद चुंग यू ने शिष्टता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। लियानी ने भी औपचारिक रूप से उससे हाथ मिला लिया। यह दृश्य देखकर मेरे दिल में अजीब सी कसक उठी। मौसी गर्व से मुस्कुराई और बोली, चुंग यू कुछ लोगों से कहीं ज्यादा काबिल है। उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी नजरें
सीधे मेरी तरफ उठ गईं। चुंगयू ने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, आंटी, आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही हैं। थोड़ी देर बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वह कुछ पूछता उससे पहले ही मौसी जल्दी से बोली, अरे इसकी चिंता मत करो, यह तो हमारा एक गरीब रिश्तेदार है, बस आज की दावत में शामिल होने आया है। उन्होंने जानबूझकर यह बात छिपा ली कि मैं असल में ली आनी का पति हूँ। चुंगयू ने बस एक बार मेरी तरफ देखा, उसने मुझे नमस्ते नहीं कहा और मैंने भी उसे अभिवादन नहीं किया। मैं चुपचाप ली आनी के पास जाकर बैठ गया और बिना कुछ बोले खाना खाने लगा। उधर मौसी लगातार चुंगयू की प्लेट में तरह तरह के व्यंजन परोसती जा रही थीं। कुछ ही देर बाद बात उसके कपड़ों पर आ गई। उसका सूट देखकर मौसी मुस्कुराई और बोली, चुंगयू, तुम्हारा सूट तो बहुत शानदार लग रहा है। चुंगयू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये विदेश में खास ऑर्डर देकर सिलवाया गया है। फिर उसने सहजता से कहा, आंटी, अगर आपको पसंद है तो अंकल का नाप बता दीजिए, अगली बार मैं उनके लिए भी कुछ सूट बनवा दूंगा। यह सुनकर मौसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत लियानी की तरफ देखकर कहा, आनी, तुम्हें तो अपने अंकल का नाप पता है ना? चुंगयू, तुम इसे वीचैट पर मैसेज कर देना। चुंगयू ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, कुछ सूट ही तो हैं। वैसे भी आज मैं जन्मदिन का कोई खास तोहफा तैयार नहीं कर पाया, इसे ही मेरी तरफ से छोटा सा उपहार समझ लीजिए। जब मैंने उसे लियानी के साथ वीचैट पर संपर्क साझा करते देखा तो मेरे दिल में फिर वही बेचैनी उठी। मुझे पता था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, फिर भी न जाने क्यों मेरे सीने में जलन सी महसूस हुई। मौसी ने तुरंत मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए। वह व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ, थोड़ी सी जलन हो रही है? ज्यादा सपने मत देखा करो। उसी समय चुंगयू ने मेरी तरफ देखा और सहजता से पूछा, वैसे तुम कहाँ काम करते हो? मैं जवाब देता उससे पहले ही मौसी बीच में बोल पड़ी, अरे यह तो अभी एक गरीब छात्र है, इसके पास भला कोई बड़ा सपना या भविष्य कहाँ है? चुंगयू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसा करते हैं, जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो हमारी कंपनी में आ जाना। आखिर आंटी और अंकल का भी तो ख्याल रखना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हमारी कंपनी में एक अच्छी नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही मौसी उत्साह से बोली, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, तुम्हें पता भी है ऐसा मौका कितनी मुश्किल से मिलता है। अगर ली परिवार का नाम बीच में न होता तो ये लोग तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचते भी नहीं। तभी अचानक लियानी ने बीच में बोलते हुए कहा, मौसी बस कीजिए। उनकी बात सुनकर मौसी और चुंगयू दोनों एक पल के लिए चौंक गए। लियानी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में आगे कहा, आज चाचा जी का जन्मदिन है, कृपया माहौल खराब मत कीजिए। इतना कहकर उन्होंने एक नजर मेरी तरफ डाली। उनकी उस नजर को देखकर मेरे मन में जो थोड़ी सी उम्मीद जगी थी वह अगले ही पल टूट गई। एक पल के लिए मुझे लगा था कि शायद वह पहली बार मेरा पक्ष लेंगी, लेकिन मैं गलत था। उन्होंने घृणा भरी निगाहों से मेरी ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें अच्छी और आलीशान जिंदगी चाहिए तो उसे अपनी मेहनत से हासिल करो। गलत तरीकों का सहारा लेने वाला आदमी कैसा मर्द कहलाता है? मैंने चुपचाप सिर झुका लिया और बिना कुछ बोले खाना खाने लगा। जो कुछ मुझे समझाना था मैं पहले ही समझा चुका था, अब बार बार वही बातें दोहराने का कोई मतलब नहीं था। उसी समय मैनेजर ली अचानक हमारी मेज के पास आए। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर श्याओ, पिछली बार आपने हमारी जो मदद की थी उसका पूरा भुगतान अभी तक नहीं हो पाया था, यह उसकी बाकी बची हुई रकम है। इतना कहकर उन्होंने मेरे सामने नोटों की एक मोटी गड्डी रख दी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और पूछा, कौन सा भुगतान? मेज पर बैठे सभी लोगों की नजरें तुरंत हमारी ओर उठ गईं। सबके चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। मैनेजर ली मुस्कुराकर बोले, पिछली बार जब आप आए थे तब मैं आपको सिर्फ आधी रकम दे पाया था, याद है ना? इतना कहते हुए उन्होंने मुझे हल्के से आंख मारी। मैं तुरंत समझ गया कि वह मेरी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस मौसी ने पूरी बात का बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लिया। उन्होंने मेरी तरफ देखकर व्यंग्य से कहा, अभी थोड़ी देर पहले चुंगयू तुम्हें एक ढंग की नौकरी दिलाने की बात कर रहा था और अब पता चल रहा है कि तुम तो इस रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हो। सच में कितने निकम्मे हो तुम। चुंगयू भी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, काम तो काम होता है। ऐसा करो श्याओयांग, अगर काम करते करते थक जाओ तो यहाँ आकर खाना खा लिया करना, बिल मेरे खाते में लिख देना। इतना कहकर उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ मैनेजर ली के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैनेजर ली, मेरी इतनी सी बात तो रख ही लेंगे ना? मैनेजर ली बस हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने सामने रखी नोटों की गड्डी देखी, फिर चुंगयू के चेहरे पर फैली आत्मसंतुष्टि और उसके बाद मौसी की तिरस्कार भरी मुस्कान। आखिर में मेरी नजर लियानी पर जाकर ठहर गई। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। आखिरकार मैंने पैसे वहीं मेज पर छोड़ दिए। मैंने किसी को कोई सफाई नहीं दी। मेरे लिए अब कुछ समझाना बेकार था। मैं उठकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैनेजर ली मेरे पीछे पीछे आए। उन्होंने मुझसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैं जानता था कि उन्होंने जो कुछ किया वह सिर्फ मेरी इज्जत बचाने के लिए किया था। घर लौटने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में गया और बिना कुछ सोचे बिस्तर पर लेट गया। इतनी गहरी नींद आई कि सुबह होने तक मेरी आंख ही नहीं खुली। जैसा कि होना ही था, मैं फिर से स्कूल के लिए देर से पहुंचा। जब मैं क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंचा
तो देखा कि लियानी पहले से ही पोडियम पर खड़ी थीं। उन्होंने भी मुझे देख लिया। उनके चेहरे पर पहले से ही गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हमारी नजरें मिलते ही मुझे समझ आ गया कि अब क्या होने वाला है। उनके कुछ कहने से पहले ही मैं तुरंत पीछे हट गया, खुद ही क्लास के बाहर जाकर खड़ा हो गया और अपनी सजा स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, मैंने बाहर निकलते समय दरवाजा भी धीरे से बंद कर दिया। दीवार से टिककर मैंने लंबी सांस छोड़ी। कम से कम उनके पहले गुस्से के विस्फोट से तो बच गया। तभी धड़ाम, क्लासरूम के अंदर से जोरदार आवाज आई। लियानी ने गुस्से में अपनी लेसन प्लान की फाइल पूरी ताकत से पोडियम पर पटक दी थी। आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े खड़े भी मैं चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उनका गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। पीरियड खत्म होने के बाद मैं जल्दी से वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मैं अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि शूलिंगलिंग अपने हमेशा वाले घमंडी अंदाज में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वह तिरस्कार से मुस्कुराई और बोली, जियाओ यांग, तुम्हारे अंदर अभी भी स्कूल आने की हिम्मत है? अगर मैंने तुम्हारी जैसी हरकत की होती तो शर्म के मारे किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाती। तभी जियांग योंग भी उसकी बात में शामिल हो गया। वह बोला, बिल्कुल सही, क्लास का पैसा उड़ाकर खुद महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया और अब ऐसे घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सच में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। शूलिंगलिंग ने सिर हिलाकर कहा, हम लोगों की चमड़ी इसकी तरह मोटी नहीं है। अब मुझसे भी चुप नहीं रहा गया। मैंने गुस्से में कहा, तुम दोनों बेकार की बातें करना बंद करो। जियांग योंग हंसते हुए बोला, क्यों? जब करने की हिम्मत थी तो अब लोगों की बातें सुनने से डर क्यों लग रहा है? उसी समय बाहर अचानक कुछ हलचल हुई। थोड़ी ही देर बाद लियानी वापस क्लासरूम में आ गईं। उनकी आवाज गूंजते ही पूरी क्लास शांत हो गई। उन्होंने सीधे शूलिंगलिंग की तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा, शूलिंगलिंग, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि क्लास का पैसा जियाओ यांग ने ही लिया था? शूलिंगलिंग ने बिना एक पल सोचे आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी मैडम, मुझे पूरा विश्वास है कि पैसे जियाओ यांग ने ही लिए हैं। जियांग योंग भी तुरंत बोला, हाँ मैडम, जब तक ऐसा इंसान हमारी क्लास में रहेगा हम लोग पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगा पाएंगे? लियानी की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने ऊंची आवाज में फिर पूछा, शूलिंगलिंग, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने खुद क्लास फंड कहीं रख दिया हो और फिर भूल गई हो? शूलिंगलिंग हैरानी से उन्हें देखने लगी। वह तुरंत बोली, मैडम, आपका मतलब क्या है? मुझे पूरा यकीन है कि पैसे जियाओ यांग ने ही लिए हैं और कोई हो ही नहीं सकता। अचानक लियानी ने जोर से मेज पर हाथ मारा। पूरी क्लास एक पल में शांत हो गई। यहाँ तक कि मेरा दिल भी एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आज उन्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उन्होंने पूरी क्लास पर नजर डालते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या मैंने तुम सबको पहले ही नहीं कहा था कि पूरी जांच पड़ताल होने से पहले किसी भी नतीजे पर मत पहुंचना? फिर उनकी नजर मुझ पर आकर ठहर गई। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, और तुम जियाओ यांग, अगर सचमुच तुमने कुछ नहीं किया था तो अपनी बात ठीक से समझाना तुम्हें नहीं आता। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही जियांग योंग खड़ा हो गया और बोला, मैडम, जियाओ यांग द्वारा क्लास का पैसा लेने वाली बात की तो पहले ही जांच हो चुकी है। फिर अब इसमें आप कैसे कह सकती हैं कि जांच पूरी नहीं हुई? क्या आप इसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? जियांग योंग की बात खत्म होते ही शूलिंगलिंग ने भी तुरंत उसका साथ दिया। बिल्कुल सही मैडम, पैसे तो इसी ने लिए थे, सिर्फ इसलिए कि यह गरीब है और सबको इस पर तरस आता है। आप इसे बचा नहीं सकती। बस अब एक शब्द भी नहीं। लियानी की गूंजती हुई आवाज पूरे क्लासरूम में फैल गई। उन्होंने सीधे जियांग योंग की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम्हें बीच में बोलने की अनुमति किसने दी? ये कहते ही उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक लिफाफा जोर से पोडियम पर पटक दिया। फिर शूलिंगलिंग की तरफ देखकर बोली, शूलिंगलिंग, इधर आओ और इसे ध्यान से देखो। अभी अभी मुझे यह ऑफिस में मिला है। जैसे ही शूलिंगलिंग की नजर उस लिफाफे पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। घबराकर वह जल्दी से बोली, मैडम, यह मैंने नहीं किया, ये सब जियाओ यांग ने किया है। हो सकता है उसने रेस्टोरेंट के मालिक के साथ मिलकर मुझे फंसाने की साजिश की हो। उसकी यह बात सुनकर लियानी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, शूलिंगलिंग, इतनी बातें सामने आने के बाद भी तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही हो, बल्कि अपने ही सहपाठी पर झूठा आरोप भी लगा रही हो। कल अपने माता पिता को स्कूल लेकर आना और इसी क्षण से तुम्हें क्लास मॉनिटर के पद से हटाया जाता है। इतना कहकर वह अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल की आवाज के साथ मुड़ी और क्लासरूम से बाहर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। मन में एक अजीब सी भावना थी। आज पहली बार लियानी ने मेरे पक्ष में आवाज उठाई थी। सच्चाई सामने आने के बाद मेरे दिल का बोझ काफी हल्का हो गया। अभी कुछ देर पहले शूलिंगलिंग के चेहरे पर जो घबराहट और शर्मिंदगी थी, उसे याद करके मेरे होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। लेकिन मेरी यह मुस्कान लियानी की नजर से बच नहीं पाई। दरवाजे तक पहुंचते ही उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए देख लिया। वह तुरंत पलटकर मेरी तरफ देखने लगी और ठंडे स्वर में बोली, जियाओ यांग, ऐसा मत समझना कि इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस पूरी घटना की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर भी कम नहीं है और ऊपर से तुम्हें हंसी भी आ रही है। मैंने तुरंत अपने होंठ बंद कर लिए
और चुपचाप सिर झुका लिया। अब एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैं जानता था कि अभी खुश होने का समय नहीं था। लियानी के जाने के बाद शुलिंगलिंग धीरे धीरे अपनी सीट पर वापस आई। उसकी आंखें लाल थीं, दोनों मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि उंगलियों की नसें तक उभर आई थीं। वह लगातार मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में साफ साफ नफरत दिखाई दे रही थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि अब हमारे बीच दुश्मनी सचमुच शुरू हो चुकी थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद लियानी ने स्कूल के गेट पर मुझे रोक लिया। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जियाओयांग, आज रात मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम अपना रात का खाना खुद ही संभाल लेना। इतना कहकर वह मेरे जवाब का इंतजार किए बिना मुड़ी और चली गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर एक टैक्सी रोकी और घर की ओर निकल पड़ा। जब टैक्सी मेरे नए रिहायशी परिसर के बाहर रुकी तो ड्राइवर ने बाहर देखकर आश्चर्य से कहा, अरे भाई, तुम यहाँ रहते हो? इतनी कम उम्र में इतना बड़ा घर? सच कहूँ तो उम्मीद नहीं थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक ठाक है। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखकर फिर कहा, जब तुम इतनी अच्छी जगह रहते हो तो अपनी कार क्यों नहीं खरीद लेते? उसकी बात सुनते ही मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह गलत भी नहीं कह रहा था। अब मेरे पास पैसे भी थे और ड्राइविंग लाइसेंस भी, फिर कार न खरीदने की कोई वजह नहीं थी। मैंने उसी समय फैसला कर लिया। मैंने ड्राइवर से कहा कि वह मुझे सीधे BMW के शोरूम ले चले। कुछ देर बाद हम वहां पहुंच गए। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर मौजूद कई सेल्स पर्सन ने मेरी तरफ देखा। वे उठने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरे साधारण कपड़ों पर पड़ी, सब वापस अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। एक भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया। मैं अकेले ही पूरे शोरूम में कारें देखने लगा। उसी समय एक अमीर और बेहद सलीके से तैयार महिला अंदर आई। जैसे ही वह दाखिल हुई, सभी सेल्स पर्सन उसकी तरफ दौड़ पड़े। कोई चाय लाने लगा, कोई पानी, तो कोई उसकी पसंद पूछने लगा। उसके मुकाबले मेरी मौजूदगी जैसे किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। उस महिला ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अरे आप सब सिर्फ मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? यहाँ एक और ग्राहक भी खड़ा है। भले ही वह कार खरीद पाए या नहीं, लेकिन ग्राहक तो है। सेल्स पर्सन ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन फिर भी उनमें से कोई मेरे पास नहीं आया। आखिरकार मैं एक डिस्प्ले कार के सामने रुक गया और पूछा, इस कार की कीमत कितनी है? एक सेल्स पर्सन ने अधीर होकर मेरी तरफ देखा और बोला, यह नई BMW 7 सीरीज है। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सीरीज विरीज मैं नहीं समझता, मैं सिर्फ इसकी कीमत पूछ रहा हूँ। उनके चेहरे पर साफ लिखा था कि उन्हें पूरा यकीन है मैं यह कार खरीद ही नहीं सकता। उनका रवैया देखकर मेरा मन खट्टा हो गया। मैं बिना कुछ कहे मुड़ा और सीधे BMW शोरूम से बाहर निकल आया। सड़क के ठीक सामने रोल्स रॉयस का शोरूम था। मैं बिना एक पल रुके सीधे उसी तरफ बढ़ गया। अगली सुबह मैं अपनी नई खरीदी हुई कार लेकर स्कूल पहुंचा, लेकिन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मैंने कार स्कूल से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट के पास पार्क कर दी। जब मैं क्लास में पहुंचा तब तक बहुत कम छात्र आए थे। समय काटने के लिए मैंने मोबाइल निकाला और वीचैट मोमेंट्स देखने लगा। तभी अचानक शुलिंगलिंग की एक पोस्ट मेरी नजर में आई। उस पोस्ट में दिखाई दे रही कार मुझे कुछ जानी पहचानी लगी। मैंने तस्वीर को झूम करके ध्यान से देखा। अगले ही पल मैं स्तब्ध रह गया। वह तो मेरी रोल्स रॉयस फैंटम थी, वही कार जिसे मैंने कल ही खरीदा था। तस्वीर के नीचे उसने कैप्शन लिखा था, पापा की नई कार बुरी नहीं है। यह पढ़कर मुझे समझ ही नहीं आया कि हंसू या रोऊं। मैं कब से उसका पिता बन गया। धीरे धीरे बाकी सहपाठी भी क्लास में आने लगे। जैसे ही उन्होंने शुलिंगलिंग की पोस्ट देखी, कई लोग तुरंत उसके आसपास इकट्ठा हो गए। एक सहपाठी उत्साहित होकर बोला, लिंगलिंग, तुम्हारे पापा ने सच में रोल्स रॉयस फैंटम खरीद ली? तुम्हारे घर वाले आखिर करते क्या हैं? मुझे तो याद है पहले तुम्हारे पापा BMW चलाते थे। यह तो बहुत बड़ा अपग्रेड है। दूसरा छात्र तुरंत बोला, हाँ, मैंने सुना है कि फैंटम बहुत महंगी होती है और यह तो सबसे नया मॉडल लग रहा है। इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। सबकी तारीफें सुनकर शुलिंगलिंग मन ही मन बेहद खुश हो रही थी। हालांकि बाहर से उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। वह सहजता से बोली, बस कुछ मिलियन युआन की ही तो है। शायद मेरे पापा को ऐसी कारें पसंद हैं। असलियत यह थी कि उसी सुबह बस का इंतजार करते समय उसने सड़क के दूसरी तरफ मेरी रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी देख ली थी। जब उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने चुपके से उसकी कई तस्वीरें खींच लीं। कल क्लास में हुई बेइज्जती के बाद वह आज किसी भी तरह अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहती थी। फिर उसने घमंड से मेरी तरफ देखा और तिरस्कार भरी आवाज में कहा, जलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी किस्मत में तो पूरी जिंदगी सेकंड हैंड जेट्टा चलाना ही लिखा है। इतना कहकर उसने अपना बैग जोर से मेज पर पटका, अपनी सीट पर बैठ गई और मेरी तरफ व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ देखने लगी। और जियाओयांग, सिर्फ इसलिए खुद को बहुत बड़ा मत समझना कि टीचर ली तुम्हारा साथ दे रही हैं। हमारे बीच का हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान तो उस अजीब बात पर अटका हुआ था कि आखिर वह अचानक मेरी रोल्स रॉयस को अपने पिता की कार कैसे बताने लगी। जितना मैं इस बारे में सोचता उतनी ही हंसी आती। तभी अचानक क्लासरूम के दरवाजे से एक गंभीर आवाज सुनाई दी, तुम लोगों में जियाओयांग कौन है? दरवाजे पर स्कूल के एकेडमिक अफेयर्स
डायरेक्टर खड़े थे। मैं हल्का सा चिढ़ गया, फिर अपनी सीट से उठकर बाहर चला गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, डायरेक्टर साहब को मुझसे क्या काम हो सकता है। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मैं कोई परेशानी खड़ी करने वाला छात्र हूँ। फिर बिना कुछ कहे मुझे सीधे ली आनी के ऑफिस की ओर ले गए। ऑफिस में पहुंचते ही मैंने देखा कि ली आनी पहले से वहां बैठी थी। उसी समय शू जांग हुआ ने मुझे डायरेक्टर के साथ अंदर आते देखा। उन्होंने भौहें सिकोड़ ली और मुझे सिर से पांव तक घूरने लगे, मानो सोच रहे हो कि इस बार मैंने कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी है। शू जांग हुआ शूलिंग लिंग के दूसरे चाचा थे। उन्हीं की सिफारिश से शूलिंग लिंग का इस स्कूल में दाखिला हुआ था। उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि वह आज अपनी भतीजी का पक्ष लेने आए हैं। ऑफिस के अंदर ली आनी अपनी कुर्सी पर बैठी थीं, जबकि शू जांग हुआ उनके सामने कठोर चेहरे के साथ खड़े थे। उन्होंने ली आनी की तरफ देखते हुए कहा, सुना है कि आप ज्याओ यांग का पक्ष ले रही हैं और ऊपर से शूलिंग लिंग के माता पिता को भी बुलाना चाहती हैं। मैं उसका चाचा हूँ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ली आनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, डायरेक्टर शू, मैं ज्याओ यांग का पक्ष नहीं ले रही हूँ। क्लास फंड वास्तव में शूलिंग लिंग की लापरवाही से खोया था। जरूरत पड़ी तो हम रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाकर भी इस बात की पुष्टि करवा सकते हैं। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही शू जांग हुआ ने बीच में टोक दिया, टीचर ली, अगर आप उसका पक्ष नहीं ले रही तो फिर ऐसी बातें फैल कैसे रही हैं? एक अध्यापिका होने के नाते आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। उनके व्यवहार से साफ था कि उन्हें सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ ली आनी पर दबाव डालना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा किया और बोले, यह ज्याओ यांग आपका छात्र है, जरा इसे देखिए, क्या यह किसी आदर्श छात्र जैसा लगता है? इसके अंक इतने खराब हैं कि पूरी कक्षा का औसत गिर जाता है। आपने कभी इसके अभिभावकों से बात क्यों नहीं की? बोलते बोलते उनकी आवाज और ऊंची होती चली गई। लियानी कुछ कहना चाहती थी। उन्होंने धीरे से कहा, जाओ यांग वह, लेकिन उनकी बात फिर बीच में ही काट दी गई। शू जांगहुआ ने सख्त लहजे में कहा, आप बार बार कह रही हैं कि आप इसका पक्ष नहीं ले रही। अगर आपका यही रवैया रहा तो इस साल होने वाले टीचर इवैल्यूएशन में हिस्सा लेने की उम्मीद छोड़ दीजिए। ये सीधी और बेहद कठोर धमकी थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि वह मूल्यांकन लियानी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने लगभग 6 महीने तक उसकी तैयारी की थी। उनकी हल्की सी लाल हुई आंखें देखकर मेरे भीतर बेचैनी भर गई। चाहे हमारे रिश्ते जैसे भी हों, वह मेरी पत्नी थी। उन्हें इस तरह अपमानित होते देख मेरा दिल गुस्से से भर उठा। लेकिन शू जांगहुआ यही नहीं रुके। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, और तुम जाओ यांग, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा परिवार गरीब है, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया तुम पर तरस खाए। तुम यहाँ पढ़ने आए हो, लोगों की सहानुभूति बटोरने नहीं। उन्होंने काफी देर तक हमें डांटा और भाषण देते रहे, फिर आखिरकार ऑफिस से बाहर निकल गए। उनके जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। लियानी ने थके हुए अंदाज में अपना माथा दबाया। वह बेहद थकी हुई लग रही थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, डायरेक्टर तो जा चुके हैं, तुम अब भी यहीं क्यों खड़े हो? अगर तुम्हारे अंक अच्छे होते तो क्या इतनी सारी परेशानियां खड़ी होती? इतना कहकर उन्होंने मुझे वापस क्लास में जाने का इशारा किया। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिर में चुप ही रहा और बाहर निकल गया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैंने सोचा था कि आज मैं उनका इंतजार करूंगा, उनके साथ घर जाऊंगा। आज जो कुछ उनके साथ हुआ था उसके बाद मैं उन्हें थोड़ा दिलासा देना चाहता था, लेकिन अफसोस वह मेरे पहुंचने से पहले ही जा चुकी थीं। मेरे पास करने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैं अपनी कार लेने चला गया। मैं अभी कार में बैठा ही था कि मेरा फोन बज उठा। कॉल एलिट रेस्टोरेंट की महिला मैनेजर ली चांगली का था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, मिस्टर श्याओ, मैं ली चांगली बोल रही हूँ। आज हमारे रेस्टोरेंट में विदेश से आए बेहतरीन क्वालिटी के कुछ खास इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स पहुंचे हैं। मैंने उनमें से कुछ खास तौर पर आपके लिए अलग रख दिए हैं। क्या आज आपके पास समय है? हमने अपनी नई सिग्नेचर डिश भी लॉन्च की है। अभी तक किसी और ने उसका स्वाद नहीं चखा। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया हमें यह सम्मान दीजिए। आज दिन भर लियानी के साथ जो अन्याय हुआ था उसे याद करके मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ अच्छे खाने के पैक बनवा लेता हूँ। शायद इससे उनका मन थोड़ा हल्का हो जाए। मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सीधे एलिट रेस्टोरेंट पहुंच गया। मेरे पहुंचते ही मैनेजर ली स्वयं बाहर आकर मेरा स्वागत करने लगी। खाना खत्म करने के बाद मैंने उनसे कई व्यंजन पैक कर देने को कहा। जब तक पैकिंग हो रही थी मैं प्रवेश द्वार के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी अचानक सामने से शू जांगहुआ आते दिखाई दिए। उन्होंने मुझे देखते ही सीना चौड़ा कर लिया और अकड़कर मेरी तरफ बढ़े। मुझे घूरते हुए उन्होंने पूछा, तुम यहाँ काम करते हो क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी चुप्पी देखकर उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनका अंदाजा सही है। वह व्यंग्य से बोले, तो सचमुच तुम यहाँ वेटर की नौकरी कर रहे हो? तुम्हें जरा भी अंदाजा है अगर स्कूल में लोगों को यह बात पता चली तो क्या होगा? तुम पूरे स्कूल की बदनामी कर रहे हो। कल ही मैं इसकी शिकायत प्रशासन से करूंगा। अपनी गलती मानने की तैयारी कर लो और स्कूल के जॉब
फेयर में शामिल होने का सपना भी छोड़ दो। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारा यही हाल होगा। सच कहूं तो समझ नहीं आता लियानी आखिर छात्रों को पढ़ाती कैसे हैं। उनकी बात सुनकर मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, वेटर की नौकरी पूरी तरह ईमानदार और सम्मानजनक काम है, इसमें शर्म की बात आखिर कहाँ है। मेरी बात सुनते ही शू जांगाहुआ का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या समझ है, ऊपर से मुझसे बहस भी कर रहे हो। यकीन मानो मैं चाहूं तो तुम्हारे रिकॉर्ड में बड़ा अनुशासनात्मक दंड दर्ज करवा सकता हूँ। जैसे जैसे उनका गुस्सा बढ़ता गया उनकी बातें और भी कड़वी होती गईं। फिर उन्होंने लियानी का नाम लेते हुए तिरस्कार से कहा, और वह लियानी सच में समझ नहीं आता कि वह किस घटिया टीचर्स कॉलेज से पढ़कर आई हैं। यह एक छात्र तक को ठीक से संभाल नहीं सकती। जैसे ही मैंने शू जांगहुआ को एक बार फिर लियानी का अपमान करते सुना, मेरा गुस्सा भी भड़क उठा। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, टीचर ली बहुत अच्छी शिक्षिका है, मैं क्या काम करता हूँ उसका उनसे क्या संबंध है। शू जांगहुआ तुरंत व्यंग्य से हंस पड़े। देखा आपने, यही है लियानी की पढ़ाई का नतीजा। स्कूल के स्टाफ से भी बहस करता है, जरा सी इज्जत करना नहीं सीखा। फिर उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाते हुए ठंडे स्वर में कहा, एक शिक्षक से भी बहस करने की हिम्मत है तुम्हारी, कल तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कुछ क्षण रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, और लियानी भी इससे बच नहीं पाएगी। वह तुम्हारी क्लास टीचर है, तुम्हें लगता है उसके जैसी कोई उत्कृष्ट शिक्षिका कहलाने के लायक है। सच तो यह है कि वह शिक्षक बनने के भी योग्य नहीं है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बात फिर से लियानी तक पहुंच जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनकी परेशानी और बढ़े, इसलिए मैंने अपने भीतर का गुस्सा दबा लिया। मैं बस चुपचाप शू जांगाहुआ को घूरता रहा। उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखा और तिरस्कार से नाक सिकोड़ते हुए बोले, क्या घूर रहे हो, जरा भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। फिर उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उपेक्षा से कहा, याद रखना समाज में निकलने के बाद भी तुम कभी किसी लायक नहीं बनोगे। उसी समय रेस्टोरेंट के बाहर एक मर्सिडीज बेंज आकर रुकी। दरवाजा खुला और जो चांग बाहर निकला वह धीरे धीरे हमारी तरफ चलता हुआ आया और बोला, डायरेक्टर शू, क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। जो चांग को देखते ही शू जांगहुआ का रवैया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। अरे यंग मास्टर जो अभी अभी एक बहुत ही परेशानी पैदा करने वाले गरीब छात्र से सामना हो गया। इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और बोले, यह लड़का गरीब है, इसका कोई भविष्य नहीं है और खुद को सुधारना भी नहीं चाहता। अगर इसके घर की हालत इतनी खराब न होती तो इसे बहुत पहले स्कूल से निकाल दिया गया होता। यह कहते हुए उन्होंने मुझे फिर घूर कर देखा। जो चांग रेस्टोरेंट के अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर अचानक मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही वह एकदम ठिठक गया। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और उसके कदम वहीं रुक गए। लेकिन शू जांगाहुआ को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उन्होंने मुझे आगे खींचते हुए झुंझलाकर कहा, तुम्हें जरा भी शिष्टाचार नहीं है। ये यंग मास्टर जो हैं, जल्दी से इन्हें नमस्ते करो। फिर मुस्कुराकर जो चांग से बोले, यंग मास्टर जो, इसे माफ कर दीजिए, बेचारे ने दुनिया ही कितनी देखी है, आप जैसे बड़े लोगों से मिलने का मौका इसे कभी नहीं मिला। उनकी बात पूरी होते ही जो चांग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर शू जांगहुआ की तरफ। उसके चेहरे पर झिझक और असहजता साफ दिखाई देने लगी। अगले ही पल वह जल्दी से बोला, मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया है, आज मैं यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगा। इतना कहकर वह लगभग भागता हुआ वापस अपनी कार तक पहुंचा। कुछ ही सेकंड में उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। शू जांगहुआ वहीं खड़े खड़े हैरान रह गए। फिर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुम बदतमीज लड़के, तुमने यंग मास्टर जो को यहाँ से भगा दिया। वह और भी गुस्से में बोले, तुम्हें पता भी है वह कौन है? वह हमारे स्कूल के नए निवेशक हैं। इतना बड़ा निवेश आने वाला था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। जितना वह बोलते गए उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। आखिर में उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा, अब तुम्हारी खैर नहीं और लियानी भी नहीं बचेगी। कल मैं सीधे प्रिंसिपल से मिलूंगा। अगर वह तुम्हारा पक्ष लेती रही तो तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चले गए। कुछ देर बाद मैनेजर ली हाथ में वह पैक किया हुआ खाना लेकर बाहर आई जो मैंने पैक करवाया था। उन्होंने शू जांगहुआ को गुस्से में जाते देखा तो हैरानी से पूछा, मिस्टर श्याओ क्या हुआ? मैं हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं, धन्यवाद। मैंने उनके हाथ से खाना लिया, अपनी कार में बैठा और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने पैक किया हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर लियानी की तरफ देखकर कहा, तुमने अभी तक रात का खाना नहीं खाया होगा, है ना? मैं तुम्हारे लिए एलीट रेस्टोरेंट से खाना लाया हूँ। लियानी ने खाने की तरफ देखा। उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। वह नाराज होकर बोली, तुम फिर वहां पैसे खर्च करके आ गए। एक वेटर कितना कमा लेता है और तुम रोज ऐसे पैसे उड़ाते रहते हो। ऐसे तुम्हारा भविष्य कैसे बनेगा? मैंने जल्दी से समझाया, तुम गलत समझ रही हो। मैनेजर ली ने कहा कि मैं हाल ही में अच्छा काम कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने इनाम के तौर पर यह खाना दिया है। आज ही बनाया गया है, बिल्कुल ताजा और साफ है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का भाव थोड़ा नरम पड़ा। उन्होंने हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए कुर्सी खींची और बैठ गईं। दिन भर की सारी बातें याद करके मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। मैंने धीरे से कहा, आज जो कुछ हुआ उसे लेकर ज्यादा परेशान मत हो।
लेकिन शू जांगहुआ का नाम याद आते ही उनका मूड फिर खराब हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सच सच बताओ, अगर तुम्हारे अंक अच्छे होते तो क्या शू जांगहुआ तुम्हें बहाना बनाकर मुझे परेशान कर पाते? मैं चुप रहा। जब मैं जांगदा यूनिवर्सिटी में दाखिले लायक अंक नहीं ला पाया था तब लियानी ही थी जो मेरे लिए हर जगह भाग दौड़ करती रही थी। अब मेरी खामोशी ने उन्हें और नाराज कर दिया। उन्होंने फिर कहा, जरा बताओ, तुम्हारी इस हालत में कौन सी कंपनी तुम्हें नौकरी देगी? क्या पूरी जिंदगी वेटर बने रहने का ही इरादा है? आज उन्हें पहले ही बहुत अपमान सहना पड़ा था। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था। मैंने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं आगे से और मेहनत करूंगा, जरूर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी पाऊंगा। मैं तुम्हें दोबारा कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। लियानी ने मेरी तरफ आंखें घुमाई, फिर जैसे उन्हें अचानक कुछ याद आया उन्होंने कहा, कुछ दिनों बाद स्कूल का जॉब फेयर है, वहाँ अच्छा प्रदर्शन करना, इस बार सबके सामने मेरी इज्जत मत उतरवाना। इतना कहकर वह उठी, अपने कमरे में गईं और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं बस बेबसी से एक लंबी सांस लेकर रह गया। अब मैं अमीर बन चुका था, लेकिन इससे लियानी की मेरे बारे में राय जरा भी नहीं बदली थी। मुझे यकीन था कि अगर मैं उन्हें सारी सच्चाई भी बता दूं तो शायद वह उस पर भी विश्वास नहीं करेंगी। अगली सुबह मैं और लियानी साथ में स्कूल पहुंचे। क्लास शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि शू जांगहुआ एक बार फिर क्लासरूम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जाओ यांग, बाहर आओ। उनकी आवाज सुनते ही शूलिंगलिंग शू जांगहुआ की आवाज सुनते ही शूलिंगलिंग के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। स्पष्ट था कि शू जांगहुआ ने उसे कल जो चांग वाली पूरी घटना पहले ही बता दी थी। उसकी आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी, मानो वह बेसब्री से मेरा तमाशा देखने का इंतजार कर रही हो। मुझे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाया गया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, शू जांगहुआ हल्का सा झुककर प्रिंसिपल हुआंग से बोले, प्रिंसिपल साहब, मैं जाओ यांग को ले आया हूँ, टीचर ली भी अभी पहुंचती ही होंगी। प्रिंसिपल हुआंग ने मेरी तरफ एक नजर डाली और हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। फिर उन्होंने शू जांगहुआ की ओर देखते हुए पूछा, टीचर ली को बुलाने के लिए तुमसे किसने कहा था? ये सुनकर शू जांगहुआ एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद प्रिंसिपल निवेश वाले मामले के कारण नाराज हैं। उन्होंने तुरंत कहा, प्रिंसिपल साहब, मैं अभी उन्हें मना कर देता हूँ, उन्हें आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तुरंत लियानी को फोन किया और कहा कि अब उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है। फोन रखने के बाद वह फिर सीधे खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, प्रिंसिपल साहब, कल इसी छात्र ने यंग मास्टर जो को नाराज करके भगा दिया था। वह निवेश हमारे स्कूल के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन इस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने इसे पहले ही समझाया था, लेकिन इसे अपनी औकात का जरा भी एहसास नहीं था। आखिरकार इसने जो चांग को नाराज कर ही दिया। शू जांगहुआ लगातार मेरे खिलाफ बातें जोड़ते जा रहे थे। उन्होंने फिर कहा, जी हाँ प्रिंसिपल साहब, इसी ने जो चांग को नाराज किया, इसलिए अब शायद वह निवेश भी हाथ से निकल गया होगा। प्रिंसिपल हुआंग ने गंभीर आवाज में कहा, मैं भी उस समय वहां मौजूद था, लेकिन मैं उसे कुछ भी कहने से रोक नहीं पाया। मैंने पूरी कोशिश की थी। शू जांगहुआ ने तुरंत फिर बात आगे बढ़ाई, वैसे भी जियाओयांग के अंक इतने अच्छे नहीं थे कि वह हमारे स्कूल में दाखिला पा सके। हमने तो सिर्फ उसके परिवार की परिस्थितियों को देखकर विशेष अनुमति दी थी। फिर उन्होंने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, प्रिंसिपल साहब, लियानी इसकी क्लास टीचर हैं। उन्होंने इसे सही ढंग से शिक्षित नहीं किया, तभी यह इतना घमंडी और लापरवाह बन गया। जो कुछ भी हुआ उसके लिए उनकी भी बराबर जिम्मेदारी बनती है। ये कहकर वह एक तरफ हट गए। अंदर ही अंदर वह खुद पर बहुत खुश थे। प्रिंसिपल के सामने खड़े होकर वह पूरी कोशिश कर रहे थे कि सारा दोष मेरे सिर पर डाल दें और खुद पूरी तरह बच निकले। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार न मैं बचूंगा और न ही लियानी। अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता तो उनकी भतीजी शुलिंगलिंग का गुस्सा भी शांत हो जाता। उसी समय प्रिंसिपल हुआंग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कह रहे हो। यह सुनते ही शू जांगहुआ का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह तुरंत मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल के पास पहुंचे और बोले, प्रिंसिपल साहब, यह सब आपकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और शानदार। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही धड़ाम, प्रिंसिपल हुआंग ने जोर से मेज पर मुक्का मारा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति चौंक गया। सबसे ज्यादा घबराए शू जांगहुआ। प्रिंसिपल हुआंग ने ठंडी नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? फिर उन्होंने कठोर स्वर में कहा, जियाओयांग अभी सिर्फ एक छात्र है, उसे समाज की ज्यादा समझ नहीं है और तुम एक नाकाम निवेश का पूरा दोष एक छात्र के सिर पर डाल रहे हो। उनका चेहरा और गंभीर हो गया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, शू जांगहुआ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? यह सुनते ही शू जांगहुआ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने घबराकर कहा, प्रिंसिपल, नहीं, मेरी बात सुनिए। लेकिन प्रिंसिपल हुआंग ने तुरंत उन्हें रोक दिया। अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। निवेश की चिंता तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी यह बात सुनते ही मुझे अचानक सब समझ में आ गया। लगता था कि जो चांग पहले ही निवेश वाले मामले में प्रिंसिपल से बात कर चुका था, शायद इसी वजह से आज प्रिंसिपल हुआंग का रवैया मेरे प्रति पूरी तरह बदल गया था। लेकिन शू जांगहुआ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर कहा, प्रिंसिपल साहब, सचमुच गलती जियाओयांग की ही है। उसी ने निवेशक को नाराज किया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। प्रिंसिपल हुआंग ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, एक शिक्षक होकर
तुमने अपनी सारी जिम्मेदारी एक छात्र पर डाल दी। सच कहूँ तो तुमने मुझे बेहद निराश किया है। शू जांगहुआ ने तुरंत किसी और की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन इसमें लियानी का भी। बस, प्रिंसिपल हुआंग ने उन्हें फिर बीच में रोक दिया। शू जांगहुआ, पहले खुद को आईने में देखो। स्कूल के एक वरिष्ठ अधिकारी की गरिमा और पेशेवर व्यवहार आखिर कहाँ है तुम्हारे अंदर? अपने ऑफिस जाओ और बैठकर अपने व्यवहार पर गंभीरता से विचार करो। इस बार शू जांगहुआ पूरी तरह चुप हो गए। अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया और अपमानित होकर ऑफिस से बाहर निकल गए। मैं पूरे घटनाक्रम को देखकर हैरान रह गया। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल हुआंग कुछ क्षण तक मुझे देखते रहे, फिर शांत स्वर में बोले, जियाओ यांग, तुम अभी छात्र हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और वही करो जो तुम्हारा कर्तव्य है। बेकार की बातों में मत उलझो और मुझे निराश मत करना। मैंने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जी प्रिंसिपल साहब, मैं समझ गया। इसके बाद मैं वापस अपनी क्लास में लौट आया। कुछ ही देर बाद शूलिंग लिंग भी वापस आई। जैसे ही उसने मुझे अपनी सीट पर बैठा देखा, वह जोर से चिल्लाई, जाओ यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस क्लास में आने की? तुमने स्कूल का इतना बड़ा निवेश बर्बाद कर दिया, फिर भी आराम से यहाँ बैठे हो। उसकी आवाज सुनते ही पूरी क्लास का ध्यान हमारी तरफ चला गया। सभी छात्र हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक छात्र ने पूछा, कौन सा निवेश? दूसरे ने उत्सुकता से कहा, लिंग लिंग, आखिर हुआ क्या है? सबको अपने आसपास इकट्ठा देखकर शूलिंग लिंग और भी जोश में आ गई। वह गर्व से बोली, हमारा स्कूल काफी समय से बड़े निवेशकों की तलाश कर रहा था। मैंने सुना है कि अगर यह निवेश मिल जाता तो हमारे स्कूल की रैंकिंग और प्रतिष्ठा बहुत ऊपर चली जाती। शायद हमारा स्कूल देश के बड़े विश्वविद्यालयों की बराबरी करने लगता। इतना कहकर उसने मेरी तरफ तिरस्कार से देखा। लेकिन अब यह सब जाओ यांग की वजह से खत्म हो गया। इसने निवेशक को नाराज कर दिया और पूरा मामला बिगाड़ दिया। अब पता नहीं स्कूल को दोबारा ऐसा निवेशक कब मिलेगा। ये सुनते ही कई छात्र नाराज हो गए। एक छात्र बोला, कुछ लोगों को बस मुसीबत खड़ी करनी आती है। दूसरा बोला, अरे हमें तो इस निवेश के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला। एक और छात्र उलझन में बोला, जाओ यांग तो एक साधारण छात्र है, वह किसी निवेशक को जानता भी कैसे होगा और उसे नाराज कैसे कर सकता है? कई छात्रों ने उसकी बात का समर्थन किया। हाँ, बात तो सही है। लिंग लिंग, कहीं तुमने गलत तो नहीं सुना? जब उसने देखा कि लोग उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो शूलिंग लिंग ने ऊंची आवाज में कहा, बिल्कुल सही सुना है। मेरे चाचा शू जांगहुआ हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे खुद यह बात बताई है। क्या वह झूठ बोलेंगे? जांग योंग भी तुरंत उसका साथ देते हुए बोला, हाँ, मैं भी गवाही देता हूँ। जो लिंग लिंग कह रही है वह बिल्कुल सच है। पूरी क्लास में फिर से हलचल मच गई। एक छात्र ने हैरानी से पूछा, रुको लिंग लिंग, तुम्हारे चाचा वही शू जांगहुआ हैं। तुमने हमें यह बात पहले कभी क्यों नहीं बताई? दूसरा छात्र ईर्ष्या से बोला, वाह, यह तो कमाल है। सच में मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। सबकी प्रतिक्रियाएं सुनकर शूलिंग लिंग का घमंड और बढ़ गया। उसने तिरस्कार भरी नजर से मेरी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, जाओ यांग, आखिर तुम्हें उस निवेशक को उकसाने की जरूरत ही क्या थी? निवेशक को आखिर उकसाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? देखो, अब तुम्हारी वजह से हम सबको नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक सहपाठी ने गुस्से में मेरी ओर उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हारे नंबर खराब हैं, तुम पढ़ाई नहीं करते, यह तुम्हारी अपनी समस्या है, लेकिन इसकी सजा हम सब क्यों भुगतें? तुम्हें पता भी है कि स्कूल की रैंकिंग का सीधा असर हमारी नौकरी और भविष्य पर पड़ता है। तुरंत एक और छात्र बोला, बिल्कुल, अगर भविष्य में हमें अच्छी कंपनियों में नौकरी नहीं मिली तो उसकी जिम्मेदारी क्या तुम लोगे? पूरी कक्षा में एक के बाद एक मुझ पर आरोप लग रहे थे। उनकी आवाजें मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थीं जैसे अनगिनत मधुमक्खियां भिन भिना रही हों। कुछ देर तक मैं चुप रहा, लेकिन आखिरकार मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, तुम लोगों से किसने कहा कि निवेश रद्द हो गया है? मेरी बात सुनते ही शूलिंग लिंग ठंडी हंसी हंस पड़ी। अब भी जिद कर रहे हो? उसने व्यंग्य से कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्या हुआ है। सिर्फ इसलिए कि तुम अभी भी क्लास में बैठे हो, यह मत समझना कि तुम बच गए हो। इस समय स्कूल के बड़े अधिकारी शायद तुम्हें निकालने की तैयारी कर रहे होंगे। मैंने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा कि यह लड़की सचमुच हद से ज्यादा हास्यास्पद है। शूलिंग लिंग ने मेरी ओर उंगली दिखाते हुए कहा, जितने दिन आराम से रह सकते हो रह लो। मेरे अंकल ने खुद कहा है कि इस घटना से स्कूल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तुम्हें सिर्फ स्कूल से निकालना और तुमसे हर्जाना न वसूलना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रियायत है। लेकिन समय बीतता गया, कोई अनुशासनात्मक नोटिस नहीं आया, कोई मुझे निकालने भी नहीं आया। इतनी देर तक कुछ न होने पर शूलिंग लिंग खुद बेचैन होने लगी। थोड़ी ही देर में क्लास शुरू हुई और लियानी अंदर आई। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुई, शूलिंग लिंग ने तुरंत हाथ उठा दिया। लियानी ने उसकी तरफ देखा और अधीर स्वर में पूछा, अब क्या बात है? शूलिंग लिंग खड़ी हो गई और मेरी ओर इशारा करते हुए बोली, टीचर लियानी, जाओ यांग ने स्कूल का निवेश बर्बाद कर दिया है। इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, फिर भी उसे क्लास में बैठने दिया जा रहा है। वह जोर से आगे बोली, इस बार जाओ यांग ने पूरे स्कूल को प्रभावित किया है। हम ऐसे कैसे मान लें कि कुछ हुआ ही नहीं? लियानी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, शूलिंग लिंग, यह कैसी बेकार की बातें कर रही हो? लेकिन शूलिंग लिंग पीछे हटने को तैयार नहीं थी। टीचर,
मैं झूठ नहीं बोल रही। जियाओयांग को दुनिया की समझ नहीं है। उसी ने निवेशक को नाराज कर दिया। इसके बाद उसने वही सारी बातें दोहरा दी जो शू जांगहुआ ने उससे कही थी। सब सुनने के बाद लियानी की भौहें और सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, मैंने ऐसी किसी बात के बारे में कभी नहीं सुना। टीचर, ये बिल्कुल सच है। शूलिंगलिंग फिर जिद करने लगी। बस अचानक लियानी ने अपनी लेसन प्लान की फाइल जोर से मेज पर दे मारी। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने सीधे शूलिंगलिंग की ओर देखते हुए कहा, क्या मैंने पहले भी तुमसे नहीं कहा था कि किसी भी मामले की पूरी जांच होने से पहले निष्कर्ष मत निकाला करो? उनकी आवाज पहले से भी अधिक ठंडी हो गई। सुनी सुनाई बातों के आधार पर अफवाहें फैलाना बंद करो। तुम लोग छात्र हो, तुम्हारा पहला काम पढ़ाई करना है। क्या इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती? लियानी की डांट पूरे कमरे में गूंज उठी। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोले। शूलिंगलिंग को मजबूरी में बैठना पड़ा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। उसकी समझ से बाहर था कि इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी जियाओयांग पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं स्कूल के गेट पर लियानी का इंतजार करने लगा। जब वह बाहर आई तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं और सीधे आगे बढ़ने लगी। मैं जल्दी से उनके पास पहुंचा और बोला, आज रात बाहर चलकर खाना खाते हैं। मैंने पहले ही टेबल बुक कर ली है। उन्होंने अपनी चाल तक धीमी नहीं की, ठंडे स्वर में बोली, आज रात मुझे कुछ काम है। फिर उन्होंने नाराजगी भरी नजर से मेरी ओर देखा। मैंने तुमसे पहले जो कुछ कहा था, क्या वह सब बेकार था? सिर्फ इसलिए कि अचानक तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे यूं ही उड़ाते फिरो। अगर इसी तरह खर्च करते रहे तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा? उसी समय दूसरी ओर मेरी मौसी चारों तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, यह रेस्टोरेंट तो पहले से ही बहुत महंगा है और ऊपर से तुमने इतना शानदार प्राइवेट कमरा भी बुक कर लिया। इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा रही होगी, है ना? चुंगयू मुस्कुराकर शांत स्वर में बोला, जब तक आंटी को पसंद आया वही मेरे लिए काफी है। वैसे इसकी कीमत इतनी भी ज्यादा नहीं थी। सच तो यह था कि चुंगयू ने भी नहीं सोचा था कि उसे इतना शानदार प्राइवेट रूम मिल जाएगा। कुछ ही देर में एक के बाद एक शानदार व्यंजन मेज पर सजने लगे। मेरी मौसी हर डिश की तारीफ करते नहीं थक रही थी। थोड़ी देर सामान्य बातें करने के बाद चुंगयू आखिर अपने असली मुद्दे पर आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, आंटी, लगता है आनी आजकल बहुत व्यस्त रहती हैं। मैंने उन्हें कई बार संदेश भेजे लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मौसी एक पल के लिए चौंकी, फिर तुरंत लियानी की तरफ से जवाब देने लगी। वह इन दिनों अपने शिक्षा संस्थान के काम में बहुत व्यस्त है, उसे तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। ये सुनकर चुंगयू सीधा होकर बैठ गया और बोला, क्या संयोग है, हाल ही में हमारी कंपनी भी शिक्षा संस्थानों में निवेश करने की योजना बना रही है और उस परियोजना की जिम्मेदारी मेरे पास है। यह सुनते ही मौसी की आंखें चमक उठी। सच में श्याओयू? फिर उन्होंने उत्साह से कहा, अगर हो सके तो आने की जरूर मदद करना। असल में वह पहले से ही दोनों को करीब लाने का मौका ढूंढ रही थीं। अब ऐसा सुनहरा अवसर खुद उनके सामने आ गया था। चुंगयू आत्मविश्वास से मुस्कुराया, आंटी की खातिर आने के संस्थान में निवेश करना बिल्कुल संभव है। वैसे भी इन दिनों कंपनी के ज्यादातर काम मैं ही देख रहा हूँ। किसी निवेश को मंजूरी देना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मौसी उसकी बात सुनकर और भी प्रभावित हो गईं। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे पिताजी ने अभी से कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी है? चुंगयू ने गर्व से सिर हिलाया, हाँ, पापा चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द कंपनी की कमान संभाल लूं। ये सुनकर मौसी के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई देने लगा। वह बोली, आजकल के ज्यादातर अमीर घरों के लड़के तो सिर्फ पैसे उड़ाना और मौज मस्ती करना जानते हैं। तुम जैसे समझदार, जिम्मेदार और काबिल लड़के बहुत कम मिलते हैं। चुंगयू विनम्रता से मुस्कुराया, आंटी, आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही हैं। मौसी जितनी देर उसे देखती उतनी ही ज्यादा खुश होती जाती, लेकिन हमेशा की तरह अगले ही पल उन्हें मेरी याद आ गई। उनका चेहरा तुरंत उतर गया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सचमुच अफसोस होता है, आनी जैसी इतनी अच्छी लड़की की शादी जियाओयांग जैसे निकम्मे इंसान से हो गई, जैसे किसी खूबसूरत फूल को गोबर के ढेर में फेंक दिया गया हो। जितना वह बोलती गई उतना ही उनका गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने चुंगयू की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा श्याओयू को देखो और फिर उस जियाओयांग को देखो। अब वह बच्चा भी नहीं रहा, लेकिन आज तक उसके अंदर जरा सी भी महत्वाकांक्षा नहीं है। गरीब है लेकिन अपनी हालत बदलने की कोशिश तक नहीं करता। जैसे ही इसके हाथ में थोड़ा सा पैसा आया, इसे तो यह तक नहीं पता कि व्यवहार कैसे किया जाता है। मेरा नाम लेते ही मौसी के दांत गुस्से से भींच गए। पिछली दावत के बाद से ही वह मुझसे बेहद नाराज थीं, क्योंकि उनकी नजर में मैंने उनकी जरा भी इज्जत नहीं रखी थी। उसी समय मैं भी रेस्टोरेंट पहुंच गया। अपनी बुकिंग की जानकारी दिखाने के बाद एक वेटर मुझे पूरे सम्मान के साथ अंदर ले गया। मैंने वीआईपी टेबल नंबर 1 पहले से बुक कर रखी थी, लेकिन जैसे ही मैं उस टेबल के पास पहुंचा, मैंने देखा कि वहां पहले से ही 2 लोग बैठे हुए हैं। ये देखकर वेटर भी हैरान रह गया। वह तुरंत उनके पास गया और विनम्रता से पूछा, सर, क्या आप इसी टेबल के मेहमान हैं? चुंगयू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, क्यों, कोई समस्या है क्या? उसी दौरान मौसी ने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। मुझे वहां खड़ा देखते ही उनका चेहरा उतर गया। वह झुंझलाकर बुदबुदाई, ये लड़का हर जगह कैसे टपक जाता है? फिर उन्होंने घूरते हुए कहा, आज तो सचमुच मनहूस दिन है। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से बोली, तुम जैसे इंसान की यहाँ आने की औकात कैसे हो गई? क्या यहाँ भी कोई पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली है? मैं धीरे धीरे उनकी
की ओर बढ़ा, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। मुझे मौसी मत कहना। उनके चेहरे पर केवल तिरस्कार था। क्या जिन रेस्टोरेंट की तनख्वाह अब कम पड़ने लगी इसलिए यहाँ भी नौकरी करने आ गए? इतना फिजूल खर्ची करते हो कि अगर दो जगह काम न करो तो शायद भूखे मर जाओ। फिर उन्होंने चुंगयू की ओर इशारा करते हुए डांटा, यंग मास्टर चुंग यहीं बैठे हैं और तुम्हें उन्हें नमस्ते करना तक नहीं आता? जरा भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? मेरे कुछ कहने से पहले ही चुंगयू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं आंटी, मैं किसी छात्र से बहस करके अपनी हैसियत नहीं गिराना चाहता। मौसी तुरंत मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल सही कहा, शाओयू जैसा बड़ा दिल हर किसी के पास नहीं होता। ये लड़का तो बिल्कुल निकम्मा है। फिर उन्होंने गुस्से में वेटर की ओर देखा और कहा, ये कोई हाई क्लास रेस्टोरेंट नहीं है क्या? फिर तुम लोग किसी को भी नौकरी पर कैसे रख लेते हो? अगर ऐसे लोग यहाँ काम करेंगे तो क्या तुम्हें अपने रेस्टोरेंट की इज्जत की चिंता नहीं है? वेटर जल्दी से बोला, मैडम ये सज्जन दरअसल। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मौसी फिर ऊंची आवाज में बोल पड़ी, क्या इंटरव्यू में भी पास नहीं हुआ क्या? तो फिर अभी तक यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से इसे बाहर निकालो, खुद भी शर्म नहीं आती इसे। आखिरकार वेटर को बोलने का मौका मिला। उसने जल्दी से समझाया, मैडम आपको गलत फहमी हुई है, ये सज्जन यहाँ कर्मचारी नहीं बल्कि इसी टेबल के मेहमान हैं। लगता है सीट की व्यवस्था में कोई गलती हो गई है, ये यहाँ खाना खाने आए हैं। मौसी अविश्वास से बोली, क्या कहा? चुंगयू भी हंस पड़ा, ये इसकी टेबल है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमसे गलती नहीं हुई? उसने मेरी ओर तिरस्कार से देखते हुए कहा, जरा इसे देखो, क्या यह तुम्हें ऐसा इंसान लगता है जो यहाँ टेबल बुक कर सके? हो सकता है इसने नकली बुकिंग दिखा दी हो। मौसी ने तुरंत हामी भरी, बिल्कुल, जियाओ यांग, गरीब होना अलग बात है, लेकिन मुफ्त में खाना खाने के लिए इस तरह की चालें चलना बिल्कुल अलग बात है। लगता है आज आखिरकार तुम्हारी पोल खुल ही गई। फिर उन्होंने आत्मविश्वास से वेटर से कहा, एक बार फिर से जांच करो, हमारी बुकिंग निश्चित रूप से टेबल नंबर 1 की ही है। चुंगयू ने अपना फोन निकाला और बुकिंग की जानकारी वेटर को दिखा दी। फिर मेरी ओर देखकर व्यंग्य से बोला, जाओ यांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक वक्त का खाना खाने के लिए तुम इतनी नीच हरकत करोगे। ऐसा करो, मैं एक डिश और ऑर्डर कर देता हूँ, तुम भी हमारे साथ बैठकर खा लेना। आखिर सिर्फ एक ही तो खाना है, बाद में अगर तुम्हें सबके सामने बाहर निकाल दिया गया तो बहुत बुरा लगेगा। वेटर ने दोनों की बुकिंग ध्यान से देखी। चुंगयू की बुकिंग में भी टेबल नंबर 1 लिखा था, मेरी बुकिंग में भी टेबल नंबर 1 ही था। दोनों रिकॉर्ड कई बार देखने के बाद भी वह उलझन में पड़ गया। उधर मौसी अधीर होकर बोली, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? इसे अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला? फिर उन्होंने मेरी ओर इशारा करके कहा, देखो तो सही, इसे कितनी शर्म भी नहीं है। यंग मास्टर चुंग इसे खाना खिलाने को तैयार है और फिर भी यह यहीं खड़ा है। वेटर ने एक बार फिर पूरी जानकारी ध्यान से देखी। आखिरकार उसे गलती समझ में आ गई। वह संकोच से बोला, मैडम दरअसल आपको गलत फहमी हुई है, इनकी बुकिंग वीआईपी टेबल नंबर 1 की है, जबकि आपकी बुकिंग मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार के पास वाली सामान्य टेबल की है। असल में दोनों बुकिंग लगभग एक जैसी दिख रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी बुकिंग के अंत में वीआईपी लिखा हुआ था। यह सुनते ही मौसी का चेहरा बिगड़ गया। वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, यह नामुमकिन है, जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। इसे देखकर तो लगता है कि यह सड़क किनारे का खाना भी मुश्किल से खरीद पाएगा, और तुम कह रहे हो कि इसने यहाँ वीआईपी टेबल बुक की है। उसी समय चुंगयू को भी समझ में आ गया कि उसने साधारण टेबल बुक की थी, फिर भी उसे इतनी शानदार जगह पर क्यों बैठाया गया। वेटर ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, आज जिस कर्मचारी ने आपको यहाँ बैठाया था वह नया है, उससे गलती हो गई, इसके लिए हमें सचमुच खेद है। फिर उसने रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, आपकी असली टेबल उधर है, कृपया आइए, मैं खुद आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। लेकिन मौसी अब भी मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह हो ही नहीं सकता, जरूर कहीं न कहीं तुमसे गलती हुई है। ये लड़का इतनी महंगी वीआईपी टेबल का खर्च उठा ही नहीं सकता। अगर उन्होंने गलती से किसी और की टेबल ले ली होती तो शायद उन्हें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन यह जानकर कि वह टेबल मेरी थी, यही बात उनके लिए सबसे बड़ा अपमान बन गई। उन्होंने फिर ऊंची आवाज में कहा, एक बार और जांच करो। उधर चुंगयू का चेहरा भी बेहद खराब हो चुका था। मौसी के शोर शराबे की वजह से आसपास बैठे कई मेहमान उनकी ओर देखने लगे थे। पूरा माहौल बेहद असहज हो गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए चुंगयू अचानक बोला, अगर ऐसा है तो हमारी टेबल को भी वीआईपी टेबल में अपग्रेड कर दीजिए। वेटर ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, क्षमा कीजिए सर, आज रात हमारे सभी वीआईपी टेबल पहले से ही पूरी तरह बुक हैं। कृपया आप अपनी निर्धारित सीट पर वापस चले जाइए और श्री जियाओ को उनकी टेबल इस्तेमाल करने दीजिए। क्या? मौसी हैरानी से चिल्ला उठी। वेटर ने पूरे धैर्य से कहा, कृपया पहले आप अपनी सीट पर लौट जाइए, मैं अभी हमारे मैनेजर से बात करके आपके बिल पर विशेष छूट दिलाने की व्यवस्था करता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनते ही सबकी नजरें मेरी ओर उठ गईं। मैंने शांत स्वर में आगे कहा, जब इन्हें यह टेबल इतनी पसंद है तो यही रख लेने दीजिए, इनका पूरा खाना मेरे बिल में जोड़ दीजिए। वेटर कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैंने अपनी आंटी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी अकेले खाना खाने में कोई खास मजा नहीं आता। आंटी, आपको यह जगह इतनी पसंद है तो आराम से यहीं बैठकर भोजन कीजिए। बाद में यह मत कहिएगा कि मैंने बड़ों की इज्जत नहीं की। आज का पूरा खर्च मेरी तरफ से समझिए। इतना कहकर मैंने जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और मेज पर रख दी। किसी के कुछ कहने का इंतजार किए बिना
मैं मुड़ा और रेस्तरां से बाहर निकल गया। मेरे पीछे आंटी और चुंगयू वहीं खड़े रह गए। दोनों के चेहरे अपमान और झेप से तमतमाए हुए थे। अगली सुबह मैं स्कूल पहुंचा। जैसे ही कक्षा में कदम रखा, शू लिंगलिंग ने ऊंची आवाज में पुकारा, जियाओ यांग, आज रात होने वाली क्लास की फेयरवेल पार्टी में आ रहे हो ना? मैंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, नहीं। मन ही मन मैं हंस पड़ा। जो लड़की हमेशा मुझसे नफरत करती थी, वह अचानक मुझे खाने पर क्यों बुला रही है? जरूर इसके पीछे कोई न कोई चाल है। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी साफ मना कर दूंगा। वह तुरंत बोली, जियाओ यांग, यह हमारी क्लास की आखिरी गेट टुगेदर है, सब लोग आ रहे हैं। उससे पहले कि मैं कुछ कहता, जांग योंग बीच में बोल पड़ा, क्या बात है, अब तुम अपने ही क्लासमेट्स को छोटा समझने लगे हो? बाकी छात्र भी उसका साथ देने लगे। हाँ जियाओ यांग, सब जा रहे हैं, सिर्फ तुम नहीं। वैसे भी जल्द ही हमारी पढ़ाई खत्म होने वाली है, बस एक साथ खाना ही तो खाना है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? जांग योंग का व्यंग्य भरा लहजा सुनकर मैं हल्का सा भौहें सिकोड़कर सोचने लगा, जब ये लोग मुझे इतना जोर देकर बुला रहे हैं तो निश्चित ही कोई न कोई वजह है। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम लोग जाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जब उन्होंने देखा कि उनकी बातों का मुंह पर कोई असर नहीं हो रहा तो जांग योंग ने तरीका बदल दिया। जियाओ यांग, क्या तुम अभी भी लिंगलिंग वाली बात को लेकर नाराज हो? हम इतने सालों से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या इतनी सी बात के लिए मन में बैर रखना जरूरी है? बाकी छात्रों को भी जैसे अचानक समझ आ गया कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। एक छात्र बोला, अरे वो तो बस एक गलत फहमी थी। दूसरा बोला, इतना समय बीत गया, क्या तुम अभी भी उसी बात को लेकर बैठे हो? शू लिंगलिंग भी मेरी ओर देखकर बोली, हाँ जियाओ यांग, हम सब सहपाठी हैं, इतनी छोटी सोच मत रखो। उसने गहरी सांस ली और कहा, ऐसा करती हूँ, मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। पिछली बार जो हुआ वह एक गलत फहमी थी, मुझे माफ कर दो। अब तो ठीक है। तुरंत एक और छात्र बोला, देखो उसने माफी भी मांग ली, अब तो चलोगे ना? जियाओ यांग, इतनी छोटी सी बात पर अड़े मत रहो, थोड़ा बड़ा दिल रखो। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में कड़वी हंसी आ गई। जब सबने मिलकर मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे, मेरा अपमान किया था, तब किसी को दोस्ती या सहपाठी होने की याद नहीं आई, लेकिन आज अचानक सबको हमारी क्लास और पुरानी दोस्ती याद आने लगी। फिर भी जब हर कोई लगातार दबाव डालने लगा तो मुझे समझ आ गया कि अब बार बार मना करने से बात और बढ़ेगी। आखिरकार मैंने लंबी सांस ली और अनमने मन से हामी भर दी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। उस शाम मैं उस होटल पहुंचा जहां हमारी क्लास की फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। सभी छात्र अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे कि तभी शू लिंगलिंग मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। उसने पूरे कमरे पर नजर डालते हुए कहा, दोस्तों, मेरा कजिन अभी अभी विदेश से वापस आया है। उसी समय प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और शानदार कपड़े पहने एक युवा अंदर आया। शू लिंगलिंग तुरंत उत्साह से उठ खड़ी हुई। सब लोग, ये मेरे कजिन हैं। जैसे ही कुछ छात्रों ने उसे ध्यान से देखा, वे हैरान रह गए। रुको, क्या ये वू हाओ हैं? किसी ने आश्चर्य से कहा। वो फैमिली रियल एस्टेट के यंग मास्टर? दूसरे छात्र की आंखें फैल गईं। सच में, क्या ये वही हैं? सबके पहचान लेने पर शू लिंगलिंग का घमंड और बढ़ गया। उसने गर्व से सिर ऊंचा करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वो फैमिली रियल एस्टेट हमारे परिवार का ही बिजनेस है। यह सुनते ही पूरे कमरे में हलचल मच गई। लिंगलिंग, तुम्हारे कजिन इतने बड़े घराने से हैं और तुमने हमें कभी बताया ही नहीं। कमाल है, सच में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। सबकी तारीफ सुनकर वो हाव ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ सबको नमस्ते किया। नमस्ते दोस्तों। फिर उसने पूरे कमरे का जायजा लिया और हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए बोला, ये प्राइवेट रूम थोड़ा छोटा है, चलिए किसी बड़े कमरे में चलते हैं। वह सहज मुस्कान के साथ आगे बोला, आप सब लिंगलिंग के क्लासमेट हैं तो मेरे भी दोस्त हुए। आज रात के खाने का पूरा खर्च मेरी तरफ से रहेगा। यह सुनते ही पूरा कमरा खुशी से गूंज उठा। वाह, वो परिवार के यंग मास्टर सच में बड़े दिल वाले हैं। इतना महंगा डिनर भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो हाव ने बेपरवाही से मुस्कुराकर कहा, आप लोग बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, इतनी सी बात है। कुछ ही देर में सब लोग एक कहीं बड़े और शानदार प्राइवेट रूम में पहुंच गए। मैं चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया, लेकिन तभी वो हाव की नजर मुझ पर पड़ गई। उसे शू लिंगलिंग की कही हुई बातें याद आ गईं कि मैंने उसे परेशान किया था। उसने मुझे सिर से पांव तक गौर से देखा। मन ही मन उसने सोचा, यही है जियाओ यांग, इसमें तो कोई खास बात नजर नहीं आती। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से अपना गिलास उठाया। मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था कि तभी एक युवक हाथ में वाइन का गिलास लिए मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ चला आया। क्या बात है क्लासमेट, यहाँ इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? उसने दोस्ताना अंदाज में पूछा। मैं अभी कुछ कह ही पाता कि पास बैठे किसी ने हंसते हुए कहा, यंग मास्टर वू, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शाओ यांग तो हमेशा से ऐसे ही हैं, हम सबको इसकी आदत है। वूहा हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपना वाइन का गिलास उठाया और बोला, जब सब लोग यहाँ साथ बैठे हैं तो माहौल का मजा लेना चाहिए। आइए मेरे साथ एक ड्रिंक हो जाए। मैंने उसकी ओर देखा और बिना झिझक सिर हिलाते हुए कहा, माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पीता। असल वजह यह थी कि मैं जानबूझकर अपनी कार चलाकर आया था ताकि बाद में आसानी से घर लौट सकूं। अगर मैं शराब पी लेता तो खुद गाड़ी चलाकर वापस नहीं जा सकता था, लेकिन यह बात मैं वहां किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बस विनम्रता से मना कर दिया। मेरे इतना कहते ही जांग योंग का चेहरा उतर गया। शाओ यांग,
तुम्हारा मतलब क्या है? उसने ऊंची आवाज में कहा। यंग मास्टर वो खुद तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं और तुम मना कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े आदमी हो? ऊपर से वूहा अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में साफ नाराजगी झलकने लगी थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सबका मूड खराब कर रहे हो? उसके लहजे से साफ पता चल रहा था कि उसे मेरी बात बुरी लगी थी। आखिर इतनी हिम्मत बहुत कम लोग करते थे कि उसे सामने से मना कर दें। कमरे का माहौल अचानक असहज हो गया। मैंने हल्की सी भौहें सिकोड़ लीं और मजबूरी में पानी का गिलास उठा लिया। मुझे सच में माफ कीजिए, मैंने शांति से कहा। मैं वास्तव में शराब नहीं पी सकता, इसलिए मैं पानी से ही आप सबसे माफी मांग लेता हूँ। लेकिन मैं पानी का एक घूंट भी नहीं पी पाया था कि तभी वूहा ने अपना वाइन का गिलास जोर से मेज पर पटक दिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस पलटा और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसकी नजर में मैं अपनी हैसियत भूल चुका था। उधर जांग योंग फिर से मुझ पर बरस पड़ा। शाओ यांग, तुम हद से ज्यादा घमंडी हो गए हो, वह चिल्लाया। यंग मास्टर वू ने सिर्फ तुम्हें एक ड्रिंक के लिए कहा था, उन्होंने तुम्हारी जान तो नहीं मांगी थी। तुम्हें सच में यह भी नहीं पता कि किसी की इज्जत कैसे रखी जाती है। वहीं दूसरी ओर वूहा ने केवल हाथ हिलाकर मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखा। छोड़ो भी, उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर इसे नहीं पीनी तो मत पिलाओ। इसके बाद खाना तो चलता रहा, लेकिन मेरे आसपास का माहौल पहले से कहीं ज्यादा ठंडा और अजनबी हो चुका था। आखिरकार डिनर खत्म हुआ और सभी लोग उठकर जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय जांग योंग अपनी सीट से उठकर वॉशरूम चला गया, लेकिन इस बार वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा। जब वह आखिरकार लौटा तो उसका चेहरा घबराया हुआ था और वह साफ तौर पर परेशान दिखाई दे रहा था। शूलिंग ने तुरंत उसकी हालत भांप ली। इतनी देर कहाँ रह गए? उसने चिंता से पूछा। क्या हुआ? जांग योंग कुछ पल तक झिझकता रहा, फिर धीरे धीरे बोला, वॉशरूम से बाहर निकलते समय मेरी कुछ गुंडों से भिड़ंत हो गई। उसकी आवाज पहले से भी धीमी हो गई। पहले उन्होंने ही मुझे धक्का मारा और फिर गालियां देने लगे। मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने भी उन्हें दो चार बातें सुना दी। फिर क्या हुआ? शूलिंग ने तुरंत पूछा। जांग योंग ने घबराकर निगलते हुए कहा, उन्होंने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है। जैसे जैसे वह बोल रहा था उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। उम्मीद है कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, है ना? गलती तो पहले उन्हीं की थी। यह कहकर उसने सावधानी से वूहा की तरफ देखा। वूहा आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गया और बेफिक्री से मुस्कुराया। कुछ नहीं होगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। इस होटल का मालिक मेरा दोस्त है। जब तक मैं यहाँ हूँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ आकर हंगामा करे। चिंता मत करो। तभी अचानक धड़ाम, प्राइवेट रूम का दरवाजा जोरदार लात से खुल गया। चेहरे पर गहरे निशानों वाला एक लंबा चौड़ा आदमी कई गुंडों के साथ अंदर घुस आया। एक ही पल में पूरे कमरे का माहौल जम सा गया। उन गुंडों में से एक, जिसके गाल पर सूजन थी, जांग योंग की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, भाई लोंग, यही है वो आदमी। भाई लोंग ने आंखें सिकोड़ते हुए धीरे धीरे जांग योंग की ओर कदम बढ़ाए। तो मेरे आदमी को तुमने मारा था? उसके इतना कहते ही किसी और के कुछ करने से पहले ही जांग योंग सीना तानकर खड़ा हो गया। क्योंकि उसके पीछे वूहा खड़ा था, इसलिए उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। उसने सीधे भाई लोंग की आंखों में देखते हुए घमंड से कहा, हाँ मैंने ही मारा था। तो क्या कर लोगे? फिर उसने और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है यहाँ कौन बैठा है? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आकर गुंडागर्दी करने की? ये सुनते ही भाई लोंग का चेहरा सख्त हो गया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ कौन बैठा है, उसने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ हाथ हिलाया, इसे पकड़ लो। आदेश मिलते ही कई गुंडे एक साथ आगे बढ़े और जांग योंग को दबोचकर जमीन पर गिरा दिया। रुको! तभी वूहा अचानक खड़ा हुआ और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। भाई लोंग ने उसकी तरफ देखा और भौहें चढ़ा लीं। और तुम कौन हो? उसने पूछा। यकीन मानो, जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी घसीटकर बाहर फेंक दूंगा। वूहा ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों का कॉलर ठीक किया। मैं वूहा हूँ। वू फैमिली रियल एस्टेट इस होटल की सबसे बड़ी हिस्सेदार कंपनी है। इससे पहले कि मैं किसी को बुलाऊं, मेरी सलाह है कि अपने लोगों को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही भाई लोंग की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। वो फैमिली रियल एस्टेट? कुछ क्षणों तक वह चुपचाप खड़ा रहा। भाई लोंग की यह प्रतिक्रिया देखकर वूहा का घमंड और बढ़ गया। बिल्कुल, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपने आदमियों को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। जांग योंग को लगा कि अब मामला पूरी तरह संभल गया है। वह वूहा के पीछे खड़ा होकर घमंड से मुस्कुराया और जोर से बोला, अब भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हारी औकात है कि यंग मास्टर वू से दुश्मनी ले सको? मैं कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा यह पूरा नजारा देख रहा था। जांग योंग का व्यवहार देखकर मुझे यही महसूस हुआ कि वह उन लोगों की जीती जागती मिसाल था जो ताकतवर लोगों का सहारा लेकर दूसरों पर रौब झाड़ते हैं। कुछ पल सोचने के बाद भाई लोंग ने फिर से मुंह खोला। ठीक है, मैं इसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से कठोर हो गया। लेकिन इसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, उसकी कीमत तो इसे चुकानी ही पड़ेगी। वूहा उसकी बात का मतलब तुरंत समझ गया। उसने अपना बटुआ निकालते हुए पूछा, कितने पैसे चाहिए? उसके हिसाब से जांग योंग ने सामने वाले को बस दो चार थप्पड़ ही मारे थे। ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 हजार येन में
मामला खत्म हो जाना चाहिए था। भाई लौंग ने धीरे से अपनी 3 उंगलियां उठा दी। 30 लाख। पूरा कमरा एक पल में सन्नाटे में डूब गया। जो सहपाठी कुछ ही क्षण पहले हंस बोल रहे थे वे भी अवाक रह गए। 30 लाख युआन वूहा के लिए ऐसी रकम नहीं थी जिसे वह कभी चुका न सके, लेकिन उसने हाल ही में एक नई कार खरीदी थी, इसलिए इस समय उसके पास नकदी की कमी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जांग योंग को बचाने के लिए 30 लाख युआन खर्च करना उसे बिल्कुल भी सही सौदा नहीं लगा। अगर यह बात बाहर फैल गई कि कुछ गुंडों ने उससे जबरन पैसे वसूल लिए तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। यह सोचते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। 30 लाख? उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम लोग हमें खुलेआम लूटने की कोशिश कर रहे हो। भाई लौंग का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। तो तुम पैसे नहीं दोगे? उसने हाथ हिलाते हुए कहा। फिर हमारी बेरहमी का दोष हमें मत देना। उसके इशारे के साथ ही उसके कई आदमी जांग योंग के चारों ओर टूट पड़े और उसे बुरी तरह मुक्कों और लातों से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड पहले तक जो घमंड जांग योंग के चेहरे पर था वह पल भर में गायब हो गया। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर सिकुड़ गया और जोर जोर से चीखने लगा। वूहा ने भौहें चढ़ाकर गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह मेरी जगह है। फिर उसने और ऊंची आवाज में कहा, मेरे पिता वू वांग हैं। अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि भाई लौंग अचानक गरजा, रुको। मारपीट रुकते ही वूहा का आत्मविश्वास फिर लौट आया। वह घमंड से बोला, अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा तो हो गया। अब माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें जाने देने के बारे में सोचूं। भाई लौंग अचानक जोर से हंस पड़ा। यंग मास्टर वू, लगता है आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। उसकी आंखों में ठंडक उतर आई। मैंने अभी अभी सब समझ लिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे पिता हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। जब अंजाम दोनों हालात में एक जैसा ही है तो क्यों न हिसाब पूरी तरह बराबर कर लिया जाए। फिर उसने उंगली उठाकर वूहा की ओर इशारा किया। उसे बचाना अब मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हें भी इसके साथ मार खाना पड़े, यह जरूर हो सकता है। जैसे ही उसके ये शब्द खत्म हुए कई गुंडे एक साथ वूहा पर टूट पड़े और उसे भी जमीन पर गिराकर दबोच लिया। सच तो यह था कि शुरुआत से ही भाई लौंग को वूहा का घमंडी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वूहा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। भाई लौंग ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर उन्हें बाद में मेरे पास आने देना। उसने दोबारा हाथ लहराया। मारो इन्हें। अगले ही पल जांग योंग और वूहा दोनों पर मुक्कों और लातों की बारिश होने लगी। उनकी दर्द भरी चीखें पूरे प्राइवेट रूम में गूंजने लगीं। तुम लोग बस इंतजार करना, वूहा चीखों के बीच किसी तरह बोला। मेरे पिता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उसकी धमकी सुनकर भाई लौंग ने केवल इतना कहा, और जोर से मारो। कमरे में मौजूद बाकी सभी सहपाठी बुरी तरह सहम चुके थे। किसी में भी आगे बढ़कर रोकने की हिम्मत नहीं थी। मैं अब भी कमरे के कोने में खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। सच कहूं तो जांग योंग को इस हालत में देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली महसूस हो रही थी। उस जैसे इंसान ने न जाने कितने लोगों को परेशान किया था। उसे एक सबक मिलना गलत भी नहीं था, लेकिन मैंने भी यह नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अगर मारपीट ऐसे ही चलती रही तो किसी की जान तक खतरे में पड़ सकती थी। आखिर चाहे जो भी हो, जांग योंग मेरा सहपाठी ही था। कुछ पल सोचने के बाद मैं आखिरकार कमरे के कोने से बाहर निकल आया। एक गुंडे ने तुरंत मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, क्या बात है, तुझे भी बीच में पड़ना है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधा भाई लौंग के पास पहुंचा। फिर थोड़ा झुककर उसके कान के पास धीरे से कहा, 30 लाख ठीक है, आइए बाहर चलकर बात करते हैं। भाई लौंग एकदम ठिठक गया। उसने सिर से पैर तक मुझे गौर से देखा और फिर मेरे साथ कमरे से बाहर गलियारे में आ गया। उसकी आंखों में साफ शक दिखाई दे रहा था। 30 लाख युआन की रकम सुनकर जहां वूहा भी सोच में पड़ गया था, वहीं सामने खड़ा यह साधारण कपड़े पहने युवक बिना पलक झपकाए पैसे देने को तैयार हो गया था। जिंदगी में पहली बार भाई लौंग को लगा कि शायद यह लड़का वो परिवार से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं पूरी तरह शांत था। मैंने कहा, 30 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। तुम पहले से जानते हो कि वूहा कौन है। अगर यह मामला सच में हाथ से निकल गया तो आखिर में सबके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। कई बार सही समय पर रुक जाना ही सबसे समझदारी होती है। मैंने शांति से उसे एक बैंक खाते का नंबर दिया और कहा, पैसे इसी खाते में ट्रांसफर कर देना। रकम मिल जाने के बाद आगे कोई परेशानी नहीं होगी। भाई लौंग ने तुरंत मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दिया। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था कि 30 लाख युआन उसके खाते में पहुंच चुके थे। मोबाइल पर पैसे आने का नोटिफिकेशन देखते ही वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। कुछ देर तक वह अविश्वास से स्क्रीन को ही घूरता रहा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या 30 लाख कम है? जरूरत हो तो मैं और भी भेज सकता हूँ। मेरी यह बात सुनकर भाई लौंग का दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। कोई इंसान बिना एक पल सोचे 30 लाख युआन ट्रांसफर कर दे, ऐसे आदमी से वह एक पैसा और मांगने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से मोबाइल जेब में रखा और वापस कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया। मैंने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, आज जो कुछ हुआ वह सिर्फ हम दोनों के बीच
रहेगा। मुझे ज्यादा चर्चा में रहना पसंद नहीं है। भाई लोंग फिर से हैरान रह गया। 30 लाख युआन खर्च करके किसी की जान बचाना और बदले में जरा सा भी नाम या श्रेय न चाहना। कुछ पल सोचने के बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि शायद सचमुच बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें अपनी ताकत दिखाने या लोगों से तारीफ सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने तुरंत सिर हिलाया। मैं समझ गया, यह बात पूरी तरह गुप्त रहेगी। इसके बाद हम दोनों फिर से प्राइवेट रूम में लौट आए। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, भाई लोंग ने ऊंची आवाज में कहा, छोड़ो, इस बार इन्हें जाने देते हैं। उसके आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन किसी ने भी उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद भाई लोंग मेरे पास आया और पूरे सम्मान के साथ बोला, भाई, अगर भविष्य में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक बार आवाज दे देना। इतना कहकर वह अपने सभी आदमियों को लेकर वहां से चला गया। उनके जाते ही पूरे कमरे में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। हर सहपाठी मुझे अविश्वास भरी नजरों से देख रहा था। अगले ही पल सभी एक एक करके मेरी तरफ दौड़ पड़े। शाओ यांग, सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर तुम नहीं होते तो हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। यहाँ तक कि यंग मास्टर वो भी पिट गए थे। मुझे तो सच में लगा था कि आज कोई बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। शाओ यांग, आखिर तुम इतने प्रभावशाली कब बन गए? सबकी बातें और उनका आभार सुनकर मैं केवल हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप खड़ा रहा। मैं बस शांत खड़ा रहा, लेकिन पास खड़े वूहा का चेहरा पल पल और भी बदसूरत होता जा रहा था। अचानक उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम भाई लोंग को पहले से जानते थे, है ना? उसकी बात सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें मेरी ओर घूम गईं। वूहा ने आगे कहा, अगर तुम उसे जानते थे तो पहले ही क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में साफ नाराजगी झलक रही थी। आखिरकार मैं खुद भी इस मामले को संभाल ही लेता, लेकिन तुमने जानबूझकर आखिरी वक्त तक इंतजार किया। क्या तुम जानबूझकर हमारा तमाशा देखना चाहते थे? फिर उसने जांग योंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसे देखो, वह तुम्हारा क्लासमेट है। तुम कैसे चुपचाप खड़े होकर उसे पिटते हुए देखते रहे? उसके शब्द खत्म होते ही शूलिंग भी तुरंत उसकी बात का समर्थन करने लगी। बिल्कुल सही शाओ यांग, जांग योंग तुम्हारा सहपाठी है। हम सब इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? वूहा ने सिर हिलाते हुए आग में घी डालना जारी रखा। अगर पहले की किसी गलतफहमी की वजह से तुम उसे सबक सिखाना भी चाहते थे, तब भी ऐसा तरीका अपनाने की क्या जरूरत थी? शूलिंग ने भी ऊंची आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम उन लोगों को जानते थे तो शुरू से ही आगे आ जाते। जांग योंग को आधा मरा होने तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? धीरे धीरे कई और सहपाठी भी उनकी बातों में शामिल हो गए। हाँ शाओ यांग, जो भी हो, जांग योंग आखिर हमारा क्लासमेट ही है। उन सब की बातें सुनकर मुझे गुस्से के मारे हंसी आने लगी। मैं मन ही मन व्यंग्य से मुस्कुरा उठा। मैंने उनकी मदद करने के लिए पूरे 30 लाख युआन खर्च कर दिए और आखिर में खलनायक मैं बन गया। जब कुछ देर पहले सब मुझे चुप रहने और बीच में न पड़ने की सलाह दे रहे थे, तब किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही मैंने आगे बढ़कर पूरी समस्या हल कर दी, अचानक सारी गलती मेरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं चाहे जो भी करूं, गलत मैं ही साबित होऊंगा। मैंने पूरे कमरे पर नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, मैं यहाँ सिर्फ पुराने दोस्तों से मिलने और साथ खाना खाने आया था। लेकिन आखिर में हर बात का दोष मुझ पर डाल दिया गया। अगली बार अगर ऐसी कोई पार्टी रखो तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे मुड़ गया और सीधे बाहर निकल गया। सच कहूं तो अगर मुझे पहले से पता होता कि आखिर में यही सब होने वाला है, तो मैं उसी कोने में खड़ा तमाशा देखता रहता। कम से कम मेरे 30 लाख युआन तो बच जाते और यह बेवजह की मुसीबत भी नहीं झेलनी पड़ती। मेरे जाने के बाद धीरे धीरे कई सहपाठियों को एहसास होने लगा कि मेरी बात में दम था। एक मिनट, भाई लोंग ने आखिर सभी को छोड़ा भी तो शाओ यांग की वजह से था। हाँ, अगर जांग योंग बाहर जाकर खुद झगड़ा शुरू नहीं करता तो यह सब होता ही नहीं। फिर हम लोग शाओ यांग को क्यों दोष दे रहे हैं? ये सब सुनकर वूहा का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसके लिए सबसे बड़ा अपमान यही था कि सब लोग यह मानने लगे थे कि शाओ यांग ने उसकी जान बचाई। क्या सच में उसे, वूहा को, शाओ यांग की मदद की जरूरत थी? जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता गया, उसके मन की कड़वाहट उतनी ही बढ़ती गई। उधर मैं भी मन में भरा हुआ गुस्सा दबाए अपनी कार चलाकर घर लौट आया। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, मेरी नजर सोफे पर बैठी लियानी पर पड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह ठंडा और भावहीन था। उसे देखते ही मेरा दिल धक से रह गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और सावधानी से पूछा, क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस शांत स्वर में बोली, कल रात मेरी आंटी ने हमें डिनर पर बुलाया है, हम दोनों साथ चलेंगे। इतना कहकर वह उठी और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद ही मैंने राहत की लंबी सांस ली। लेकिन अगले ही पल मेरे मन में एक सवाल उठा। मेरी आंटी तो मुझे कभी पसंद ही नहीं करती थीं। फिर उन्होंने अचानक मुझे भी डिनर पर क्यों बुलाया? अगली दोपहर मैं और लियानी साथ में रेस्टोरेंट पहुंचे। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए,
आंटी ने मुस्कुराते हुए बड़े उत्साह से लियानी को हाथ हिलाकर बुलाया, लेकिन अगले ही पल उनकी मुस्कान उस समय जम गई जब उन्होंने मेरे ऊपर नजर डाली। उन्होंने झेंपते हुए पूछा, तुम भी आए हो? उसी समय मेरी नजर उनके बगल में बैठे चुंग यू पर पड़ी। सब कुछ एक ही पल में साफ हो गया। यह कोई पारिवारिक डिनर नहीं था। आंटी ने साफ तौर पर यह मुलाकात लियानी और चुंग यू को करीब लाने के लिए रखी थी।